बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? होप सो यू विल बी फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक ऑर्गेनल, और वो जो ऑर्गेनल है सेल की सबसे बड़ी ऑर्गेनल। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब तक गेस कर चुके होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। नो डाउट हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस के बारे में शुरू से स्टार्ट करेंगे और उसको बिल्कुल पीक लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले तो हम कवर करेंगे टॉपिक बिल्कुल ही छोटे स्टेज का। उसके बाद हम कवर करेंगे, मींस छोटा स्टेज मतलब जो एफएससी और एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं। और उसके बाद हम इसको बिल्कुल एक स्पेसिफिक लेवल पे लेके जाएंगे, जहाँ पे हम समझेंगे किस तरह से एक छोटे से न्यूक्लियोपोर का स्ट्रक्चर और उसमें उसके काम करने का प्रोसीजर, न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम और उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पोर्शन रहने वाला है, मैं आपको नॉमिनेट कर दूंगा भी यहाँ तक कि एमडी कैट के स्टूडेंट्स का ओके हो गया है, तो वहाँ से वो बच्चे जो होंगे वो लेफ़्ट कर जाएं, और बाकी जो होंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड कर रहे हैं खुद को एक बहुत ही जोश और जज्बे के साथ, वो नेस्टली तौर पर काम करिए और लेक्चर को ध्यान से तवज्जो से सुनिए। 2-3 चीज़ें आपने लाजमी करनी है। नंबर 1, आप अपने पास पानी की बोतल या खाने पीने का कोई भी सामान लाजमी रखिए। पॉइंट नंबर 2, आपने जो चीज़ करनी है वो ये है कि आपके हाथ में एक बॉल पेन और साथ में आपके रजिस्टर होना चाहिए, जिसके ऊपर आप नोट डाउन करें या फिर आप प्रैक्टिस के लिए चंद एक चीज़ें लिखते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। देखिए, बेसिकली आज हमने जिस चीज़ को स्टडी करना है ना, उसका नाम है कैरियोलॉजी। एंड कैरियोलॉजी जो है, असल में आप इस चीज़ के बारे में याद रखें कि लफ्ज़ जो कैरियोलॉजी है वो निकला है कैरियोन से, और कैरियोन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। सो व्हाट इज़ कैरियोलॉजी? कैरियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस एंड कैरियोटाइप ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो कैरियोलॉजी में क्या हम स्टडी करते हैं? हम न्यूक्लियस को भी स्टडी करते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम की एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है जिसको हम कैरियोटाइप का नाम देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम किस में स्टडी करेंगे? कैरियोलॉजी में स्टडी करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे इसको डिस्कवर किसने किया। देखिए, इसकी जो डिस्कवरी है वो आपको थोड़ा सा मैं सेल की डिस्कवरी से लिंक्ड करके देता हूँ। कुछ इस तरह से है। रॉबर्ट हुक जो हैं, उन्होंने सेल डिस्कवर्ड किया 1665 के अंदर। उन्होंने कॉर्क से, उन्होंने, आपको पता है कि वहाँ से सेल डिस्कवर किया। बेसिकली वो जो कॉर्क था वो शैम्पियन जो शराब है जो उसकी बॉटल के ऊपर लगा हुआ था। मीन जो शैम्पियन की बॉटल है ना, उसके ऊपर वो जो अभी तो ढक्कन आ गया है ना वो प्लास्टिक का और लोहे का, तो तब ये नहीं होता, तब कॉर्क मौजूद होता था, वो लकड़ी का। तो वो लकड़ी का जो कॉर्क है ना वो उसके ऊपर लगा हुआ था। तो उन्होंने बेसिकली उस कॉर्क का इस्तेमाल करके पहली बार एक डेड सेल को डिस्कवर किया। और किसने किया था डेड सेल को डिस्कवर? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 के अंदर। फिर 1674 के अंदर एंटोन वॉन लीवॉन हुक ने क्या किया? इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया, और वो जो लिविंग सेल था जो इन्होंने डिस्कवर किया उसका नाम था वर्टिसिला। क्या नेम था उसका? उसका नेम था वर्टिसिला। अब उसके बाद तकरीबन रॉबर्ट हुक साहब ने ये कह दिया था कि जो सेल होता है वो बिल्कुल खाली होता है, उसके अंदर कोई भी चीज़ पाई नहीं जाती। और तकरीबन 150 साल तक लोग जो थे वो यही बायोलॉजिस्ट मान के चलते रहे कि सेल जो है वो बिल्कुल एम्प्टी होता है। लेकिन 1831 में रॉबर्ट जो ब्राउन है, उन्होंने कहा कि सेल जो है वो डिस्कवर नहीं, सेल जो है वो असल में खाली नहीं होता, बल्कि सेल के सेंटर में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है वो किसने स्टडी किया या डिस्कवर किया? तो आपने कहना है कि न्यूक्लियस जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने बेटा इसके बारे में बताया था। तो पॉइंट नंबर 2, क्या वाकई में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था? नहीं। कुछ लोगों का मानना ये है कि न्यूक्लियस की जो टर्मिनोलॉजी है, जो न्यूक्लियस की टर्म है, ये रॉबर्ट ब्राउन ने दी थी 1831 में, और उन्होंने प्रॉपर एविडेंस प्रोवाइड किया था कि जो न्यूक्लियस है वो वाकई में पाया जाता है। लेकिन उससे पहले इन 150 सालों में तकरीबन कुछ साइंटिस्ट ने इस बात की तरफ इशारा भी किया था कि सेल का जो सेंटर है वो खाली नहीं होता। उनमें से एक जो है वो एंटोन वॉन लीवॉन हुक है। तो सबसे पहले जिस बंदे ने न्यूक्लियस की घोषणा की थी कि भाई सेल के सेंटर में कुछ ना कुछ तो है, लेकिन उसको पता नहीं था क्या है, वो एंटोन वॉन लीवॉन हुक ही थे, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो उसका प्रॉपर जो एविडेंस है वो रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। सो दैट्स वाई ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने किस चीज़ को डिस्कवर किया? उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया 1831 के अंदर।
अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो असल में अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। अब ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है तो बेटा दो मेम्ब्रेन्स यहाँ पर मौजूद होंगी। अब जाहिर सी बात है अगर ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है तो मुझे बताइए क्या ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है जो कि जिसके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ठीक है। तो फिर अगर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो फिर उसको कंट्रोल कौन करता है ना पॉइंट। तो प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं ना तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक और स्ट्रक्चर पाई जाएगी। उस स्ट्रक्चर को आप क्या नाम देंगे? उसको आप नाम देंगे न्यूक्लियोइड का। क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोइड का नाम देंगे। जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा ना, प्रोकैरियोटिक सेल में आपको क्या देखने को मिलेगा? न्यूक्लियोइड आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से न्यूक्लियोइड और कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी यहाँ पे लिख देते हैं। अगर हम वायरस की बात कर लेता हूँ, अगर बेटा मैं बैक्टीरिया की बात कर लेता हूँ, अगर मैं बात कर लेता हूँ ब्लू ग्रीन एल्गी की, तो इन सब के अंदर आपको यानी कि जो साइनोबैक्टीरिया है आपको न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा तो क्या चीज़? न्यूक्लियोइड देखने को मिलेगा। अब सम जगह पे लिखा जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में सम जगह पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। पहले तो इस चीज़ का मतलब समझिए कि लफ्ज़ जो है वेल डिफाइंड, उस वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? देखें, न्यूक्लियस के अगर अंदर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस में मेन 4 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाएगी डेट इज कैरियोथिका। पहली कौन सी चीज़ पाई जाएगी? कैरियोथिका। व्हाट इज कैरियोथिका? कैरियोथिका जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है ना उसको हम क्या कहते हैं? कैरियोथिका। पॉइंट नंबर सेकंड, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा कैरियोलिम्फ। कैरियोलिम्फ किसको कहते हैं? जो न्यूक्लियस के अंदर वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं कैरियोलिम्फ का नाम देते हैं। उसके बाद क्या पाया जाएगा? उसके बाद पाया जाएगा न्यूक्लियोलस। क्या पाए जाएंगे? न्यूक्लियोलस। तो ये न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलस के बाद फाइनली तौर पर अगर हम आखिरी तौर पर बात करें सो यहाँ पर हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स की। तो अगर कोई भी ऐसा सेल जिसमें आपको ये प्रॉपर 4 चीज़ें देखने को मिल जाए, कोई भी ऐसा सेल जिसमें आपको ये 4 चीज़ें देखने को मिले तो हम कहेंगे कि उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और कोई भी ऐसा सेल जिसमें ये 4 चीज़ें मौजूद ना हो यानी कि इनमें से कोई एक चीज़ हो तो हम उसको क्या नाम देंगे कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो प्रोकैरियोटिक के केस में जो लफ्ज़ बात लिखी जाती है ना कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, तो उस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब ये होता है असल में। सो इस तरह से ये भी आपके कन्फ्यूजन क्लियर होगी कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। और दूसरी चीज़ प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियोइड मौजूद होता है। और ये जो न्यूक्लियोइड होता है असल में ये एक क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होता है जो कि कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर मौजूद होता है साइटोप्लाज्म के अंदर ही, क्योंकि उसमें सिर्फ क्रोमोसोम मौजूद होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। और यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लियस है ना वो न्यूक्लियस असल में कितने पाए जाते हैं। पहले नंबर देखेंगे, नंबर के बाद हम बात करेंगे कि इसकी शेप जो होती है वो कैसी होती है, ठीक है। तो पहले नंबर की बात कर लेते हैं। देखें, अगर हम नंबर की बात करें तो कुछ जो हमारे पास इसकी बेस के ऊपर ना कुछ सेल्स आ जाएंगे, जैसे कि मोनोकैरियोटिक सेल। मोनोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल जिसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है। फिर सेकेंड नंबर पर बेटा मैं लिखूँ तो मैं लिखूँगा यहाँ पर बाई न्यूक्लियटिक या बाईकैरियोटिक सेल या डाइकैरियोटिक सेल। तो मोनोन्यूक्लिएट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मोनोकैरियोटिक या मोनोन्यूक्लिएट। फिर उसके बाद आप लिखें बाईन्यूक्लिएट या बाईकैरियोटिक, या फिर आप यहाँ पे लिख लें डाइकैरियोटिक। क्या लिखें? डाइकैरियोटिक का नाम लिख लें। सो डाइकैरियोटिक। उसके बाद तीसरे नंबर पर आप लिख लेंगे मल्टी न्यूक्लिएट। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मल्टी न्यूक्लिएट। तो मल्टी न्यूक्लिएट, तो इधर देखें ज़रा गौर से देखें। मोनोकैरियोटिक यानी कि जिसमें एक सेल होता है। तो हमारी बॉडी के मोस्टली जो जितने भी आप कह लें कि ऑर्गेनिज्म है हमारे, जो मोस्टली सोमैटिक सेल्स होते हैं, मोस्टली सोमैटिक सेल्स, वो सारे के सारे सेल्स कौन से होंगे? वो मोनोकैरियोटिक होते हैं। बाई न्यूक्लिएट की बात करते हैं तो बाई न्यूक्लिएट की अगर हम बात कर लें तो इसमें आप बात कर लोगे पैरामीशियम की। अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम के केस के अंदर जो कि सिलिएट ग्रुप से बिलोंग करता है, आपने पढ़ा भी होगा फर्स्ट ईयर में कि उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस, राइट। तो माइक्रो न्यूक्लियस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, मैक्रो न्यूक्लियस जो कि मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। तो डाइकैरियोटिक हाइफी। इसके अलावा आपने फंजाई के केस में भी पढ़ा होगा, जो फंजाई होते हैं उसमें टेम्पररी तौर पर सेकेंडरी हाइफी भी बनते हैं और डाइकैरियोटिक हाइफी भी बनते हैं। खैर यहाँ पर डाइकैरियोटिक लिखा गया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब कि न्यूक्लियस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं नंबर्स के अंदर। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी एग्जांपल में, तो इसकी एग्जांपल में बेटा आप लिखेंगे जो सीव ट्यूब होते हैं,
सीव ट्यूब, ये असल में स्क्लेरन की मेटोसेल्स होते हैं, ये फ्लोएम के सेल्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं खुराक के ट्रांसपोर्ट के अंदर, और ये डेड सेल्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं मल्टी न्यूक्लिएट के अंदर, हाँ मल्टी न्यूक्लिएट के अंदर 2-3 टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल की जाएंगी। तो पहली जो होती है वो होती है सीनोसाइटिक, और दूसरी जो टर्मिनोलॉजी होती है डेट इज सेंसिटियम। अब इनके अंदर बेसिक अंतर क्या होता है? देखिए सीव ट्यूब इन एग्जांपल ऑफ प्लांट, और अगर हम एनिमल्स की एग्जांपल करें, एग्जांपल लिखें तो एनिमल्स के एग्जांपल में आप यहाँ पे लिख देंगे स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल जो होते हैं वो असल में क्या होते हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि हमारा जो स्केलेटल मसल सेल होता है ना उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इवन यहाँ तक समटाइम आइडिया दिया जाता है कि 36,000 के करीब करीब न्यूक्लियस होते हैं। अब सीनोसाइटिक कहाँ पे लफ्ज़ यूज़ करें? देखिए सीनोसाइटिक भी मल्टी न्यूक्लिएट के लिए होता है, लेकिन ये टर्मिनोलॉजीज़ हम इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग मल्टी न्यूक्लिएट का कॉन्सेप्ट देंगे प्लांट के अंदर या फंजाई के अंदर। तो प्लांट और फंजाई को पढ़ते वक्त हम लोग लफ्ज़ जो इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, सीनोसाइटिक। लेकिन जब हम एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स का कॉन्सेप्ट देते वक्त आप लोगों ने लफ्ज़ क्या यूज़ करना है, आप लोगों लफ्ज़ यूज़ करेंगे सेंसिटियम, ठीक है। उसके बाद कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो ए न्यूक्लिएट होते हैं। ए न्यूक्लिएट एक ऐसे सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो मौजूद ही नहीं होता, उसको नाम देंगे ए न्यूक्लिएट सेल। ए न्यूक्लिएट सेल की बात कर लें तो ए न्यूक्लिएट सेल में आपने हिचकिचाना बिल्कुल भी नहीं है। ए न्यूक्लिएट सेल की जो एग्जांपल होती है वो होती है जो ह्यूमन के केस के अंदर जो रेड ब्लड कार्पसेल्स होते हैं, ये असल में क्या होते हैं, ए न्यूक्लिएट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में पहले कहा जाता था कि इसको एक प्रॉपर नाम दिया गया, इसको एक निकनेम दिया गया, इसको कहा गया इट इज़ अ ब्रेन ऑफ सेल। अब ब्रेन ऑफ सेल तो कह दिया गया, लेकिन उसके बाद बहुत सारे जो बायोलॉजिस्ट है वो इस बात से मुत्तफिक नहीं रह सके। उसकी रीज़न ये थी कि ब्रेन ऑफ सेल तो हम इसको कह देंगे, लेकिन कोई भी सेल जो है, कोई भी आप जानदार ले लें, क्या वो अपने ब्रेन के बगैर एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, राइट। लेकिन अगर हम इसको सेल का ब्रेन कहते हैं तो बहुत सारे सेल्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है ना। अभी ऊपर मैंने एग्जांपल दी आपको प्रोकैरियोटिक सेल की, तो क्या आप मुझे कह सकते हैं कि ये ब्रेन ऑफ सेल है? क्योंकि अगर सेल जो है वो न्यूक्लियस के बगैर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब सेल तो उसको तो ब्रेन की ज़रूरत ही नहीं है। सो इट्स मीन्स दैट हम ये नहीं कह सकते कि इट इज़ अ ब्रेन ऑफ सेल। सो इसको एक और नाम भी दिया गया हैमरलिंग। हैमरलिंग आपने सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ा होगा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, राइट। एलजी के ऊपर, जिसका नाम था एसिटाब्यूलेरिया, राइट। तो वो जो हैमरलिंग थे, उन्होंने इसको एक स्पेशल नेम दिया था, ठीक है, जे हैमरलिंग। तो उन्होंने इसको एक स्पेशल नाम दिया। उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है इट इज़ एक्चुअली द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, इट इज़ अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। तो इसको सेल का कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। फिर इसको सम टाइम कुछ बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इसको कहना शुरू कर दिया उन्होंने, इट इज़ अ हार्ट ऑफ सेल, इट इज़ अ हार्ट ऑफ सेल। जो सेल का हार्ट है वो असल में बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि देखें हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहला जो ऑर्गन डेवलप होता है डेवलपमेंट के दौरान, जब हम बन रहे होते हैं मदर की बॉडी के अंदर, तो वो हार्ट ही होता है। और हार्ट बनने के बाद ब्लड को पंप करना शुरू कर देता है। जब हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है तो बाकी जो कोशिकाएं होती हैं वो फिर बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो हार्ट ने ब्लड पंप किया, इधर को किया, इधर को किया, इधर को किया। जब इस तरफ ब्लड गया, इधर एनर्जी मिली, इस पार्ट को एनर्जी मिली, इस पार्ट को एनर्जी मिली, इधर भी कोशिका डेवलप होगी, इधर भी डेवलप होगी, इधर भी डेवलप होगी। सो इट्स मीन्स दैट हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ हार्ट ऑफ सेल। क्योंकि हार्ट ऑफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये भी बाकी ऑर्गेनेल्स को बनाने में इन्वॉल्व होता है। जैसे कि सपोज दैट अगर मैं बात कर लेता हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बेसिकली कौन बनाता है? तो एक हाइपोथेसिस ये कहता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली न्यूक्लियस ही बनाता है, इसलिए इसको हार्ट ऑफ सेल कह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो होगी इसके नंबर आ गए, ठीक है, तो नंबर आपको होप से समझ आ गया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी शेप के बारे में और ये पाया कहाँ पे जाता है। देखें तो हम इसकी अक्रेंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखें अगर इसकी अक्रेंस की अगर हम बात करें तो मोस्टली केसेस के अंदर ये जो न्यूक्लियस होता है ना वो आपको सेल के सेंटर में देखने को मिल जाएगा। लेकिन एनिमल के केस में कहा जाता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के सेंटर में होता है। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब हम बात करेंगे मसल सेल की, यानी कि मायोसाइट की बात करेंगे, तो इस केस के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना वो कभी भी सेल के सेंटर में नहीं होता, बल्कि सेल के सेंटर में तो आपको अगर याद हो तो मायोफैब्रिल्स का एक नेटवर्क मौजूद होता है स्केलेटल मसल के अंदर, राइट, जिसमें आपने थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, राइट, वो सारी चीज़ें जो होती हैं मायोफैब्रिल्स वो मसल सेल के सेंटर में होते हैं। तो जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है ना वो असल में साइड पर होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मौजूद होता है, कहाँ पर मौजूद होता है? नियर
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये असल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब आपको क्या चीज़ देखने को मिल जाएगी, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। तो मसल सेल में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि प्लांट सेल की बात कर लें। तो प्लांट सेल में आपने कहना तो जाहिर सी बात है, प्लांट सेल के अंदर भी ये पेरिफेरल रीजन में होता है जब सेल इंटरफेज में होता है। ठीक है, जब माइटोटिक फेज में होगा तो सेल के सेंटर में होगा। तो जब ये इंटरफेज में है, इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है। तो ये आप क्या कहेंगे, वन साइड ऑफ सेल, वन साइड ऑफ सेल, सेल की एक तरफ पाया जाएगा। बट अगर हम बात करते हैं एनिमल के केस में, तो एनिमल केस के अंदर आपने कहना है कि ये कहाँ पर पाया जाएगा, सेल के सेंटर में आपको देखने को मिलेगा, सेंटर ऑफ द सेल आपको देखने को मिल जाएगा, सेंटर ऑफ सेल। अब हम बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियस की शेप्स के बारे में। देखिए न्यूक्लियस की अगर हम शेप के बारे में बात करें तो मोस्टली जो न्यूक्लियस होता है ना, वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं। मोस्टली केसेस के अंदर न्यूक्लियस किस शेप में देखे गए हैं, दे लुक लाइक द स्फेरिकल इन शेप, ये स्फेरिकल शेप के अंदर होते हैं। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं तो ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है। मोस्टली स्फेरिकल मोस्टली यहाँ पे लिखते हैं कि मोस्टली सेल जो हैं उनके अंदर आपको स्फेरिकल देखने को मिलेगा। लेकिन न्यूक्लियस जो होता है वो ट्राइलोब्ड भी होता है, ट्राइलोब्ड। अब ट्राइलोब्ड आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको जो न्यूट्रोफाइल्स होते हैं, न्यूट्रोफाइल्स, ये जो आरबीसी इसकी एक स्पेशल टाइप में आते हैं, ठीक है, रेड ब्लड कार्सेल की, तो वहाँ पर आते हैं। फिर इसके बाद अगर हम किडनी शेप की बात कर लेते हैं तो किडनी शेप आपको मैक्रोफेजिस, किडनी शेप भी न्यूक्लियस होता है। और किडनी शेप आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मैक्रोफेजिस के केस के अंदर, मैक्रोफेजिस के केस के अंदर ये आपको किस शेप में देखने को मिलेगा, ये आपको किडनी शेप देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से न्यूक्लियस की शेप आ गई, न्यूक्लियस की ऑकरेंस आ गई, और न्यूक्लियस जो है वो आपके उसके जो लोकल नाम्स हैं वो भी आपको बताए गए। अब हम बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियस जो है उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो वन बाय वन हम न्यूक्लियस के पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। देखें सबसे पहले हम कैरियोथिका डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम डेवलप करें। तो डायग्राम ज़रा यहाँ पे बना लेते हैं। देखें ये सबसे बाहर वाली साइड पर आपको जो मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है, इस मेम्ब्रेन को आप क्या नाम देंगे, दिस वन इज़ नोन एज अ न्यूक्लियर इन्वेलप। क्या नाम देंगे, न्यूक्लियर इन्वेलप। अब न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो दो बेसिक मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। एक होती है एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे देखें ये बाहर वाली साइड पर और ये अंदर वाली साइड पर आ गए, तो आउटर कैरियोथिका एंड इनर कैरियोथिका, इस तरह से ये आउटर और इनर कैरियोथिका आपके पास देखने को मिल गया। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हैं ये दोनों मिलेंगे, तो इनका मिलने से क्या बनेगा, न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाएगी, कैरियोथिका बनेगा। ठीक है, अब इनके बीच में यहाँ पर जो इनके बीच में जो स्पेस होती है ना, यहाँ पर फ्लूइड होता है असल में, याद रखिएगा। और स्पेस को हम नाम देंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या नाम देंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस का नाम देंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होती है ये आपने याद रख लेनी है। अगर याद रखनी हो तो 10 to 15 नैनोमीटर जो है वो पेरी न्यूक्लियर स्पेस आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और इसको हम क्या नाम देंगे, इसको अगर हम बात करें तो इसको आप नाम देंगे कैरियोथिका का नाम दे देंगे। ठीक होगी बात। अब ये आ गई आपके पास न्यूक्लियर इन्वेलप। अब अगर हम बात करते हैं ना कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो किस और ऑर्गेनेली से जाके मिलती है, इसकी जो न्यूक्लियर इन्वेलप है क्या वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलती है या माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से मिलती है, किस चीज़ से मिलती है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि सर इसकी जो कैरियोथिका है वो जाके मैच करती है क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन से। किस चीज़ से जाके मैच करती है, क्लोरोप्लास्ट की। आपने याद रखना है कि ये किससे मैच करेगी, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन है ना, क्लोरोप्लास्ट की जो इन्वेलप होती है ये उससे जाके मैच करती है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर अगर हम फ्लूइड की बात करते हैं तो ये जो फ्लूइड है इस फ्लूइड को क्या नाम देंगे, दिस फ्लूइड इज नोन एज अ कैरियोलिम्फ। इसको नाम दे देंगे कैरियोलिम्फ का नाम दे देंगे। अब न्यूक्लियस जो है आपके पास जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर इन्वेलप सेल से बाहर की जानिब जिसके साथ कंटिन्यूस होती है, यानी कि जो आउटर आप कह लें, जो हमारे पास अगर हम बात करना यहाँ पे करें ना चालू, तो आपने कहना है कि जो आउटर इन्वेलप है या फिर आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस में बाहर की जानिब जिस ऑर्गेनल के साथ जाके कंटिन्यूस होती है उस ऑर्गेनल का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इट्स मीन्स डैट कि ये बाहर की जानिब जाके किसके साथ कंटिन्यूस होती है, इट इज़ कंटिन्यूस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जाके ये क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्योंकि राइबोसोम अटैच होते हैं, इसकी मैंने आपको डिटेल्स पहले बताई थी लेक्चर के अंदर, राइबोसोम वाले। और
कि किस तरह से ये यहीं पे मौजूद होते हैं करीब वाली साइड पर, तो हम इसको क्या नाम देंगे, हम इसको नाम देंगे ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, या फिर नाम देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देंगे। अब अगर हम इस न्यूक्लियर इन्वेलप की अंदर वाली साइड की बात करते हैं, तो अंदर वाली साइड पर यहाँ पर ना स्पेशल किस्म के फिलामेंट्स मौजूद होते हैं। अब वो जो फिलामेंट्स होते हैं ना, उन फिलामेंट्स को आप नाम देंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। क्या नाम देंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे न्यूक्लियर लैमिना। ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे न्यूक्लियर लैमिना। अच्छा जल्दी से गैस करके बताइए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पर एक स्पेशल किस्म के फिलामेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अपनी शेप चेंज करती है। ठीक है, जल्दी से नाम आई एम सॉरी, जल्दी से नाम बताइए, उसका नाम क्या था, हरी अप। तो उसका नाम था, ये कौन से फिलामेंट है, दीज आर द इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, और उनका नाम था माइक्रोफिलामेंट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में याद रखना है माइक्रोफिलामेंट जो सेल की शेप को क्या करेगी, चेंज करेगी। और इसको मैंने क्या नाम दिया, इसको मैंने बेटा नाम दिया न्यूक्लियर लैमिना का। दिस वन इज नोन एज न्यूक्लियर लैमिना। तो ये न्यूक्लियर लैमिना आ गया। ठीक होगी बात। अब ये तो हो गया हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप से मतलब जितनी जानकारी चाहिए थी कि बाहर वाली साइड पर किससे कंटिन्यूस है और अंदर वाली साइड से किससे कंटिन्यूस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैरियोलिम्फ की। अगर हम कैरियोलिम्फ की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर कैरियोलिम्फ के अंदर बहुत सारी आपने चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हम देखने को मिलेंगे, एंजाइम्स। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ एंजाइम्स के बारे में, एक एंजाइम के, आपको पता है ना कि डीएनए से आरएनए जो होता है वो यहीं पे बन रहा होता है, राइट। डीएनए की रेप्लिकेशन भी यहीं पे होती है। तो इसलिए ये चीज़ आपने चंद एक लोकल एंजाइम्स भी याद रख लें। सपोज दैट अगर हम बात कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, आपने कहना है कि यस ऑफ कोर्स डीएनए पॉलीमरेज इज प्रेजेंट, यहाँ पर मौजूद होता है डीएनए पॉलीमरेज। अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो आपने कहना है यस सर डीएनए आरएनए पॉलीमरेज भी यहाँ पर मौजूद होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो आपने कहना है एडिनोसिन फास्फाटेज, एडिनोसिन फास्फाटेज जो है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ आपने बता देनी है कि ये जो एंजाइम्स हैं ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक होगी बात। तो ये आ गया कैरियोलिम्फ। अब कैरियोलिम्फ का जो मेन कंपोनेंट, अगर आपसे पूछ लिया जाए ना व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कैरियोलिम्फ, कैरियोलिम्फ का मेन कंपोनेंट क्या है, तो आपने कहना है ये जो नीचे वाले भाई सब दो पार्ट्स है ना, ये कैरियोलिम्फ के मेन कंपोनेंट्स है। सो व्हाट विच वन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कैरियोलिम्फ, द मेन कंपोनेंट ऑफ कैरियोलिम्फ इज अ न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमोसोम। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है, तो देखो उन्होंने क्या किया बायोलॉजिस्ट ने, इन्होंने लिया न्यूक्लियस के ऊपर फेंकी एक बेसिक डाई, न्यूक्लियस के ऊपर क्या फेंकी, बेसिक डाई। जब उन्होंने न्यूक्लियस के ऊपर बेसिक डाई फेंकी ना, तो उन्होंने एक चीज़ गौर की। उन्होंने क्या गौर किया कि जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के कुछ जगह पर इस डाई ने बहुत ज़्यादा, यानी कि देखो ना सपोज दैट आप कपड़े को कलर करवाने के लिए जाते हो, डाई करवाने के लिए, रंगवाने के लिए, तो क्या होता है कि वो जब कलर करता है तो कपड़े पहली बार कलर करने पर कपड़े का कुछ हिस्सा जो है वो कलर ज़्यादा पकड़ लेता है, कुछ हिस्सा कलर नहीं पकड़ता। तो इसी तरह से न्यूक्लियस के ऊपर जब डाई फेंकी गई, कौन सी डाई, बेसिक डाई, तो इन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि बेसिक डाई फेंकते ही न्यूक्लियस के कुछ हिस्से ने कलर जो है वो बहुत ज़्यादा पकड़ लिया। अब न्यूक्लियस के जिस हिस्से ने कलर बहुत ज़्यादा पकड़ लिया, इसको हम नाम क्या देंगे, इसको हम नाम देंगे न्यूक्लियोलस का। क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोलस का नाम दे देंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसको हम नाम देंगे न्यूक्लियोलस का। और इसके बारे में और आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये एक मेम्ब्रेन लेस रीजन है। आप ये मत सोचिएगा कि ये शायद कोई मेम्ब्रेन वाला एरिया है, तो इसी वजह से मैंने डॉटेड बनाया ताकि आपको याद रहे कि इट इज़ अ न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस है और ये असल में क्या है, इट इज़ अ मेम्ब्रेन लेस एरिया। ये असल में मेम्ब्रेन लेस एरिया होता है, इसके गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। फिर ये डार्कली स्टेन्ड कैसे हो गया है ना, सोचने की बात। तो उसकी रीज़न है क्रोमोसोम। उसकी रीज़न क्या है, क्रोमोसोम। देखें यहाँ से एक और एमसीक्यूज भी बनाएंगे। देखिए मैंने आपको ये तो कहा कि कैरियोथिका जो है वो किससे जाके मिलता है, उस वो इन्वेलप मिलती है जाके क्लोरोप्लास्ट के इन्वेलप से। लेकिन अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है हमारे पास, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म जाके किसके साथ मैच करती है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है बेटा वो किसके साथ जाके मैच करती है। फिर मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर स्ट्रोमा। फिर बेटा मेरे पास ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और उसके बाद मैं यहाँ पर बेटा ऑप्शन सी लिख देता हूँ। ऑप्शन सी में बेटा मैं लिख देता हूँ साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ऑप्शन डी के अंदर बेटा मैं लिख देता हूँ ऑल ऑफ अबव, और ऑप्शन ई में लिख देते हैं ऑल ऑफ अबव एक्सेप्ट सी। और फिर बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
ऑल ऑफ दीज, या फिर ई, उसके बाद लिखते हैं एफ, उसके बाद लिखते हैं जी, जी में लिख देता हूँ ए एंड बी, और एच में लिखते हैं नन ऑफ अबव। चलिए जल्दी से बताइए, एक लंबी सारे मैंने आपको आज दे दिए जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, कि देखते हैं कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है इस चीज़ को लेके। आई थिंक सो ये फ्रेम के अंदर है या नहीं है, मैं चेक करता हूँ एक बार इसको। ये फ्रेम से बिल्कुल बाहर है। चलें मैं रिपीट करता हूँ, आप लोग इसको लाजमी सुनिएगा। देखें, सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है या कैरियोलिम्फ है वो असल में किस चीज़ से मुशाहबत रखता है, उसकी जो कंपोजिशन है वो किससे मैच करती है। ऑप्शन ए है हमारे पास स्ट्रोमा, ऑप्शन बी है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ऑप्शन सी है हमारे पास साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी है हमारे पास ऑल ऑफ अबव। ठीक है, 4 ऑप्शन समझ आ गए। अब 5वां ऑप्शन जो है वो ये है कि ऑल ऑफ अबव एक्सेप्ट सी, ऊपर वाले सारे हैं सी को छोड़ के। ऑप्शन एफ है ऑल ऑफ दिस, सारे ही ठीक हैं। ऑप्शन जी है ए एंड बी, और ऑप्शन आगे एच है नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा बनने वाला है? देखें, अगर आप सोचेंगे ना कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से मैच करना चाहिए या नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर भी जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें भी एंजाइम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी एंजाइम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर भी राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्रोमोसोम भी होते हैं। इधर बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर भी राइबोसोम होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर हम स्ट्रोमा की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट के, तो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होता है उसके अंदर भी न्यूक्लियस हो, उसके अंदर भी क्रोमोसोम होते हैं, उसके अंदर भी क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, वो यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो स्ट्रोमा और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स दोनों हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो असल में किस चीज़ से मुशाबत रखते हैं? आपने कहना है कि स्ट्रोमा से भी और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से भी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखेगा कि साइटोप्लाज्म से मुशाबत नहीं रखते, तो राइट ऑप्शन क्या आना चाहिए? डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। ये तो गलत हो गया क्योंकि ये साइटोप्लाज्म को ले रहा है। ई ऑप्शन मैंने ये लिखा है ऑल ऑफ अबव एक्सेप्ट सी, ई ऑप्शन ऑल ऑफ अबव एक्सेप्ट सी, और सी पे लिखा गया साइटोप्लाज्म। क्या ये राइट ऑप्शन होना चाहिए? नहीं, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि ऑल ऑफ अबव, ऊपर वाले सारे, ऊपर वाले सारे में ऑल ऑफ अबव वाला ऑप्शन भी आता है और ऑल ऑफ अबव वाले में सी भी आता है। ठीक है, देखे ना, मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रोमा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म, ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव का मतलब ये सारे आएंगे इसके इस ऑप्शन के अंदर। ठीक है, ऊपर वाले सारे। फिर ई में मैंने लिखा ऑल ऑफ अबव, सी को छोड़ दें। ऑल ऑफ अबव ऊपर वाले सारे, सी को छोड़ दीजिए। लेकिन उस ऑल ऑफ अबव में ये भी, ये वाला ऑप्शन भी तो आ रहा है ना जो कि ऑल ऑफ अबव लिखा है, और ये ऑप्शन कहता है कि सी भी आएगा उसमें। इसका मतलब ये गलत होगा। फिर नीचे लिखा ऑल ऑफ दिस, वो तो है ही गलत। फिर जी में लिखा ए एंड बी, तो यहाँ पर आप जो राइट ऑप्शन टिक करेंगे वो क्या होगा? ए एंड बी वाला आप टिक कर दीजिएगा, वो आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है। क्लियर होगी बात? सो इस तरह से अब हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोलस के बारे में। तो मैंने कहा कि न्यूक्लियोलस जो होता है ये असल में क्या होता है? एक मेम्ब्रेनलेस रीजन होता है। और ये कैसे आया? उसके पीछे जो लॉजिक है वो है क्रोमोसोम के अंदर छुपा हुआ। देखें, अगर हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ये 2 लफ्ज़ों से निकला है। क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर। क्रोमोसोम जो लफ्ज़ है वो कहाँ से निकला है? 2 लफ्ज़ों से, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम लफ्ज़ निकला है 2 लफ्ज़ों से, एक होता है क्रोमा, दूसरा का मतलब होता है सोम, सोमा। तो क्रोमा का मतलब क्या होता है? क्रोमा का मतलब होता है कलर। क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर। और सोमा का मतलब क्या होता है? बॉडी। यानी कि सेल के अंदर जो कलर्ड बॉडी होगी, सेल के अंदर जो कलरफुल बॉडी होगी या कलर्ड बॉडी होगी, उसको हम क्या नाम देंगे? उसको आप नाम देंगे क्रोमोसोम। क्या नाम देंगे उसको? क्रोमोसोम का नाम देंगे। अब ये कलर बॉडी क्यों कहा गया? क्योंकि जब उन्होंने डाई फेंका था, बेसिक डाई फेंका था, तो किस रीजन में कलर पकड़ा था? उसी रीजन, न्यूक्लियस के उसी हिस्से ने कलर पकड़ा था जहाँ पे क्रोमोसोम मौजूद थे, और उसी जगह को हमने क्या नाम दिया? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस वाले रीजन में ही आपको क्रोमोसोम क्रोमोसोम जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे डेंसली पैक्ड फॉर्म के अंदर, यहीं पे आपको क्रोमोसोम्स देखने को मिल जाएंगे। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो न्यूक्लियर जब थीका मैंने बनाया, कैरियोथीका बनाया था, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिले थे? ये कुछ ओपनिंग्स मैंने छोड़ दी थी। अब ये जो ओपनिंग्स यहाँ पे मैंने छोड़ी हैं, इन ओपनिंग्स को हम क्या नाम देंगे? इन ओपनिंग्स को नाम देंगे न्यूक्लियोपोर्स का। क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोपोर्स का नाम देंगे। अब एक सेल के अंदर कितने के न्यूक्लियोपोर्स होने चाहिए? देखें, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन के केस के अंदर, तो ह्यूमन के केस में जो सेल्स होते हैं वहाँ पर जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं ना, वो 3000 to 4000 भी होते हैं, 3000 to 4000। लेकिन कुछ केसेस के अंदर देखा गया है तो ये 3 to 5 भी होते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि अगर हम बात कर रहे हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल की, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अगर हम बात कर रहे हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल की, तो अनडिफरेंशिएटेड सेल में एक चीज़ याद रखनी है, अनडिफरेंशिएटेड सेल में
जो न्यूक्लियस के नंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। न्यूक्लियर पोर के जो नंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। न्यूक्लियर पोर हाई इन नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन उसके बरअक्स अगर हम बात कर लें डिफरेंशिएटेड सेल की, तो डिफरेंशिएटेड सेल में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस के नंबर होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते, बल्कि यहाँ पर नंबर जो होते हैं वो लेस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी आप याद रखोगे इस केस के अंदर। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोलस के बारे में। हम बात वही कर रहे हैं, न्यूक्लियोलस में क्रोमोसोम मौजूद हैं। तो क्रोमोसोम्स की ज़रा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। देखें, अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम्स में आपको कुछ दो रीजन्स मेन देखने को मिलेंगे, जिनको हम नाम देंगे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन एरिया एंड सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन एरिया। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन एरिया और उसके बाद आ जाएगा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन एरिया। अब न्यूक्लियस जो है वो आपको विजिबल होगा कब, जब आपका बेटा सेल जो है, अच्छा न्यूक्लियस का जो साइज होता है ना वो बड़ा हो जाता है। न्यूक्लियस का साइज कब बड़ा होगा, जब सेल डिवाइड करने के करीब है। तो दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं इसकी बेस के ऊपर भी। पहले को नाम देंगे इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस बेटा, इंटरफेज के दौरान जो न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा वो साइज में छोटा होगा, वो अपनी ग्रोथ कर रहा होगा, उसको कहेंगे इंटरफेज न्यूक्लियस। दूसरा न्यूक्लियस होगा माइटोटिक न्यूक्लियस। माइटोटिक न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस जो कि डिवाइड होने के लिए माइटोसिस में इंटर हो गया है, तो उसका नाम देंगे माइटोटिक न्यूक्लियस। वो बड़ा होगा साइज में और वो डार्क इन कलर होगा। और फिर उसके बाद एक और चीज़ याद रखनी है कि जो माइटोटिक न्यूक्लियस होता है उसके गिर्द जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है या कैरियोथिक है वो कब डिसइंटीग्रेट होना शुरू होगा, तो आप कहेंगे कि लेट प्रोफेज के अंदर। लेट प्रोफेज में आपको ये चीज़ जो है, जो माइटोटिक न्यूक्लियस है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा इन द लेट प्रोफेज के अंदर। तो व्हाट इज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एरिया ऑफ द क्रोमोसोम? ये असल में क्रोमोसोम लिंक था सेल डिवीजन से, तो देन ये बीच में एक चीज़ आ गई जो उससे रेलिवेंट है, सेल डिवीजन से। देखिए, अगर हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे क्रोमोसोम्स के आर्म्स के बारे में। देखिए, क्रोमोसोम्स के होते हैं दो आर्म्स। एक आर्म को हम नाम देते हैं पी आर्म। अब ये वाला जो आर्म है जो छोटा आपको देखने को मिल रहा है, पी का मतलब होता है पेटाइड, सो पी आर्म ये आ गया ऊपर वाला। और जो लॉन्ग आर्म होगा उसको क्या नाम देंगे, क्यू आर्म। सो क्यू आर्म जो होता है वो लॉन्ग आर्म होता है, और पी आर्म कौन सा होता है, जो शॉर्ट आर्म होता है, क्योंकि ये पहले आता है और ये बाद में आता है, इसी वजह से इसकी बेस के ऊपर बेस को कह दिया जाता है। सो लॉन्ग आर्म एंड शॉर्ट आर्म का नाम दिया जाता है। अब ये दोनों जो हैं, ये जिस जगह पर बेटा आप आपस में मिलते हैं उसको आप क्या नाम देते हैं, उसको आप नाम देते हैं सेंट्रोमेयर का। क्या नाम देते हैं, सेंट्रोमेयर का। अब यही वो सेंट्रोमेयर को हम क्या नाम देंगे, दिस वन इज नोन एज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एरिया। इसको आप प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एरिया का नाम भी देते हैं। इसी सेंट्रोमेयर के ऊपर एक खास किस्म की प्रोटीन जो है वो इस तरह से लगी होती है, और उस प्रोटीन को हम नाम देते हैं काइनेटोकोर, जहां पर स्पिंडल फाइबर ने आकर अटैच होना होता है, जिसकी बेस के ऊपर आप नाम देते हो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर एंड नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे काइनेटोकोर का नाम दे देंगे। सो होप सो आपको ये क्लैरिफाई होगा कि काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर में फर्क क्या होता है, पी आर्म एंड क्यू आर्म के बारे में आ गया। अब व्हाट इज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एरिया? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एरिया के साथ ही क्रोमोसोम के अंदर आपको एक और जगह ऐसी देखने को मिलेंगी समटाइम, जो कि दबी होती है। अब ये जो दबा हुआ रीजन होगा जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसी दबे हुए रीजन को आप क्या नाम दे देंगे, इसको आप नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज अ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एरिया। इसको क्या नाम देंगे, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एरिया का नाम दे देंगे। सो ये बेसिकली आपको एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमने बताया है। देखिए, क्रोमोसोम की अगर हम बात करें ना, तो क्रोमोसोम जो है वो किस ऑर्गेनेली में आपको देखने को मिलेंगे। तो क्रोमोसोम बेसिकली आपको तीन मेन ऑर्गेनेली में देखने को मिल जाएंगे। नंबर वन, अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं वहाँ पर देखने को मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेंगे, और तीसरी चीज़ जो है वो आपको ये देखने को मिलेंगे न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ पर देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये तीनों ऑर्गेनेलीज जो हैं, इन तीनों ऑर्गेनेलीज में आपको क्रोमोसोम देखने को मिल जाएंगे, सिर्फ न्यूक्लियस में नहीं होते। ये मत कीजिएगा कि सिर्फ न्यूक्लियस में होते हैं, तो मैंने इसलिए कहा कि ये सिर्फ न्यूक्लियस में नहीं होते बल्कि बाकी दोनों में भी होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या बनेंगे, तीनों आ जाएगा कि वेयर द क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। सो जल्दी से भाग के टिक मत कर देना कि न्यूक्लियस में होते हैं, ये सभी में ही होते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के जो सेंट्रोमेयर है, इस सेंट्रोमेयर की बेस के ऊपर इसकी चंद एक टाइप्स भी होती हैं क्रोमोसोम की। आपने पढ़ी है सेकेंड ईयर के अंदर, जिसमें आप पढ़ते हैं व्हाट इज अ मेटासेंट्रिक, राइट। सो मेटासेंट्रिक, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं टीलोसेंट्रिक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सब मेटासेंट्रिक, सब
मेटासेंट्रिक, और फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्रोसेंट्रिक। तो ये जितनी भी टाइप्स आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये सारे के सारे टाइप्स किस बेस के ऊपर हैं? ये सेंट्रोमेयर की बेस के ऊपर होती हैं। अब देखिए, एम से याद रखिए, एम से मिडल, एम से मेटा। तो अगर तो एक क्रोमोसोम आपको देखने को मिल रहा है जिसमें पी आर्म और जो क्यू आर्म है, उन दोनों की जो लेंथ है वो एक जैसी है, तो उसको आप क्या नाम दे देंगे? उसको आप नाम दे देंगे मेटासेंट्रिक का। क्या नाम दे देंगे? मेटासेंट्रिक का नाम दे देंगे। मिडल, अब सब मेटा का मतलब क्या होता है? सब मेटा, सब मेटा का मतलब जो मिडल में नहीं होगा बल्कि मिडल के करीब होगा। तो एक तरफ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा? थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो इसको हम नाम देंगे सब मेटासेंट्रिक। तो ये सब मेटासेंट्रिक आ गया। फिर उसके बाद आ गया टीलोसेंट्रिक। तो टीलोसेंट्रिक से याद रखिए, टी से टेल और टी से टीलोसेंट्रिक। तो टीलोसेंट्रिक में ये आपको शेप देखने को मिल जाएगी। सो ये आपके पास है टीलोसेंट्रिक, जिसमें सम टाइम जो स्मॉल आर्म होता है वो हमें दिखाई ही नहीं देता, इतना छोटा होता है। और एक्रोसेंट्रिक में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि एक्रोसेंट्रिक में वो टेल सेक्शन पे नहीं होते सेंट्रोमियर, बल्कि टेल सेक्शन के करीब यहाँ पे कहीं पे होते हैं। सो ये आपके पास कौन सा आ जाएगा? एक्रोसेंट्रिक आ जाएगा। इसको आप आई शेप भी कह सकते हैं, और ये आपके पास वी शेप बनता है, और देन ये एक जो है वो आपके पास जे शेप्ड क्रोमोसोम्स भी इसी के बेस के ऊपर बनते हैं। ठीक है, अब क्रोमोसोम को स्टडी करने के लिए, क्रोमोसोम्स की कैरियोटाइप को स्टडी करने के लिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि कैरियोलॉजी क्या होता है? न्यूक्लियस की स्टडी और उसमें मौजूद क्रोमोसोम्स की कैरियोटाइप की स्टडी। व्हाट इज कैरियोटाइप? कैरियोटाइप हम बेसिकली कहते हैं जो क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट होती है, क्रोमोसोम की एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है, उसको हम क्या नाम देंगे? कैरियोटाइप का नाम देते हैं। तो कैरियोटाइप अगर आपको स्टडी करनी है, तो कैरियोटाइप को स्टडी करने के लिए सबसे बेहतरीन जो फेज होगा वो कौन सा फेज होगा? मेटाफेज। कौन सा फेज होगा? मेटाफेज। ठीक है, क्रोमोसोम जो है वो थिक किस फेज में हो रहे होते हैं? क्रोमोसोम थिक किस फेज में होते हैं? प्रोफेज। तो प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम थिक होते हैं, यानी कि क्रोमाटिन क्रोमोसोम में चेंज हो रहा होता है, तो क्रोमोसोम थिक प्रोफेज में होते हैं। लेकिन स्टडी करने के लिए सबसे बेहतरीन फेज कौन सा होता है? मेटाफेज होता है। ठीक है, सो ये इस तरह से याद रखना है, एम से मेटा और एम से मिडल और टी से टीलो और टी से टेल सेक्शन। ठीक है, और फिर सब मेटा का मतलब मिडल के करीब, एक्रो का मतलब जो टेल के करीब आ जाएगा। क्लियर होगी बात? सो ये आगे क्रोमोसोम से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद अगर हम क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन के बारे में बात करें, देखें क्रोमोसोम जो है उसकी अगर हम कंपोजिशन के बारे में बात करें बेटा, तो क्रोमोसोम जो होता है वो बेसिकली कंसिस्ट होता है दो चीज़ों के ऊपर। पहली जो चीज़ है उसको आप नाम देंगे डीएनए, और दूसरी जो चीज़ होती है उसको आप क्या नाम देंगे? प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होती है? आपने कहना बेसिक प्रोटीन होती है। हिस्टोन प्रोटीन में कौन से, डीएनए के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? डीएनए के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। कौन सा होगा? नेगेटिव। हिस्टोन प्रोटीन पे कौन सा चार्ज होता है? आपने कहना है पॉजिटिव। कौन सा होगा? पॉजिटिव। हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन के अंदर दो अमाइनो एसिड सबसे ज़्यादा होते हैं, उसको हम नाम देंगे आर्जिनिन और लाइसिन। आर्जिनिन और लाइसिन आपको सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। सो ये आ गया क्रोमोसोम की कंपोजिशन। ठीक है, ये क्या आ गया? क्रोमोसोम की कंपोजिशन। किस सेल के अंदर? ये उस क्रोमोसोम की कंपोजिशन है जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम होता है वो सिर्फ डीएनए पर मुश्तमिल होता है। अब डीएनए का काम क्या होता है? डीएनए का काम ये होता है कि हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये यानी कि जो इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म होता है ना, इनहेरिटेंस के मैकेनिज्म में जो हेरिडिटरी का स्टेप होता है, देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी। ठीक है, तो इसमें फ़र्क होता है, ये एक ही चीज़ का नाम नहीं है। चलिए मैं बीच में बात आ गई तो बता देते हैं आपको। देखिए हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि जो खसूसियात वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो जाएं वो हेरिडिटी है। इनहेरिटेंस ये नहीं होता। इनहेरिटेंस कहते हैं जो विरासत है, जो आपकी बॉडी में जेनेटिक मेकअप है, जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो ट्रेट्स हैं आपकी, वो सारी की सारी आपकी इनहेरिटेंस है। तो हेरिडिटी देखें, कुछ खसूसियात आपकी अपने पेरेंट के साथ मिलती हैं और बाकी नहीं भी मिलती। जो आपकी अपने बाबा के साथ, मदर के साथ, भाइयों के साथ नहीं मिलती, वो वेरिएशंस हैं। तो हेरिडिटी जो वालिदैन से आ रही हैं, वेरिएशन जो नहीं आ रही, तो हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो इसको हम नाम क्या देंगे? इनहेरिटेंस का नाम दे देंगे। सो ये दोनों में बेसिक अंतर होता है। तो यहाँ पर मैं बात क्या कर रहा हूँ? मैं हेरिडिटी की बात कर रहा हूँ। तो हेरिडिटी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? ये न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है ये इन्वॉल्व होते हैं किस चीज़ के अंदर? ये इनहेरिटेंस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, आपने कहेंगे कि इट इज़ इन्वॉल्व इन द हेरिडिटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, इसी के बेस के ऊपर ना कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि इसको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनल नहीं कह सकते, कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को हम एक और नाम देना चाहिए, हम इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनल कहना चाहिए। सो बेटा मैं आपको ये कहूँगा कि हम इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनल नहीं कह सकते। अब इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनल क्यों नहीं कहा जा सकता? उसकी रीज़न ये है कि ये कौन सा गैमेट फॉर्मेशन करती है, राइट। सो इस वजह से आप ये भी याद रखिएगा कि ये क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन नहीं करती, इस वजह से हम इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनल
कंसीडर नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात। सो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब देखें डीएनए का काम समझ आ गया, हिस्टोन प्रोटीन का क्या काम होता है ना, सोचने की बात, क्योंकि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बने होते हैं, यहाँ पर क्रोमोसोम बनाते हैं। तो बेटा हिस्टोन प्रोटीन जो है ना, देखें एक नलकी और धागे की बात करते हैं। अगर नलकी नहीं होगी तो धागा जो है वो रैंडमली तौर पर पड़ा है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या ढूंढ पाओगे आसानी से? बिल्कुल नहीं ढूंढ पाते। तो अगर वही जो नलकी के ऊपर ऐसे धागा लिपटा हुआ होगा तो एक बड़े बेसिक मैनर के अंदर होगा और उसको अलग करना बड़ा आसान ही हो जाएगा। तो असल में जो क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम्स को अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर आना है तो कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर आने के लिए किसी चीज़ के ऊपर लिपटना भी तो ज़रूरी है ना। और वो कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर वो लिपटेंगे, उसको आप क्या नाम देंगे? हिस्टोन प्रोटीन का नाम दे देंगे। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन, और ये फंक्शन किसका आ गया? डीएनए का आ गया। अब बेटा यहां पर एक कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं, और वो कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स ना अक्सर उसको मिसकॉन्सेप्ट कर जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं असल में क्या है। देखिए हमें मोस्टली तौर पर स्टूडेंट्स जो हैं वो उनका मानना ये होता है कि जितने भी सोमैटिक सेल होते हैं, सोमैटिक सेल क्या होते हैं? सोमैटिक सेल इज अ डिप्लॉयड सेल। सोमैटिक सेल कौन से होते हैं? डिप्लॉयड सेल होते हैं। और जो जर्म लाइन सेल होते हैं, ठीक है, ये गैमेट सेल होते हैं, वो कौन से सेल होते हैं? दीज आर द हैप्लॉइड सेल। वो कौन से सेल होते हैं? हैप्लॉइड सेल होते हैं। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है इसके बारे में, लेकिन आज आपके पास चांस है इस चीज़ को क्लैरिफाई करने का। क्या वाकई में हर सोमैटिक सेल डिप्लॉयड सेल होता है? तो आंसर है नहीं, हर सोमैटिक सेल बेटा डिप्लॉयड सेल नहीं होता। अब कैसे नहीं होता उस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले डिप्लॉयड छोड़े, हैप्लॉइड भी छोड़े, आप सबसे पहले तो ये स्टडी करें ना कि प्लॉयड का मतलब क्या होता है। लफ्ज़ जो यहाँ पर प्लॉयड है, उस प्लॉयड का मतलब क्या होता है? प्लॉयड का मतलब ये होता है कि देखिए प्लॉयड का मतलब ये होता है कि एक जानदार के अंदर जितना भी खसूसियात हैं, जैसा कि मैं हूं ना, मेरी बॉडी में जितने भी करैक्टरिस्टिक्स हैं, या आपकी बॉडी के अंदर जितने भी करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो जितने क्रोमोसोम उन करैक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करते हैं, वो उसका क्या नंबर कहलाएगा? प्लॉयड नंबर कहलाएगा। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी तमाम खसूसियात जितने क्रोमोसोम डिटरमाइन करेंगे, वो उसका क्या कहलाएगा? वो उसका प्लॉयड नंबर कहलाएगा। अब हमारा प्लॉयड नंबर क्या है? हमारा प्लॉयड नंबर क्या है? कितने क्रोमोसोम हमारी तमाम खसूसियात को बनाते हैं? 46 नहीं है, हमारा प्लॉयड नंबर है 23। हमारा प्लॉयड नंबर क्या है? 23, ठीक है। यानी कि 23 क्रोमोसोम जो हैं यही हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं? तमाम तरह खसूसियात बनाते हैं, और इसी की बेस के ऊपर हम इसको क्या कहते हैं? हैप्लॉयड। क्या नाम देते हैं? हैप्लॉयड। यानी कि ये हमारा हैप्लॉयड जो है वो 1 एंड, तो 1 एंड का मतलब एक सेट उन क्रोमोसोम्स का जो एक जानदार की तमाम खसूसियात को डिटरमाइन करते हैं। तो एक सेट होगा तो हम उसे कहेंगे हैप्लॉयड, 2 सेट होंगे तो हम उसको कहेंगे डायाप्लॉयड। यानी कि इसमें वो जो प्लॉयड नंबर है वो 2 पाए जाते हैं। यानी कि कुल मिला के अगर मैं ये कहूँ कि हमारा जो डिप्लॉयड सेल होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि देखें अगर आपकी बॉडी, हम डिप्लॉयड है ना, 46 क्रोमोसोम है, तो 46 क्रोमोसोम जो होते हैं वो होमोलॉग स्पेयर की फॉर्म के अंदर होता है। 23 होमोलॉग स्पेयर होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये एक क्रोमोसोम इस तरह से है ना, तो दूसरा क्रोमोसोम होगा, तो सेल के अंदर एक और क्रोमोसोम आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो उसी तरह का होगा, उसी शेप का होगा, उसी लेंथ का होगा, उसी साइज का होगा, उसी वही जेनेटिक मेकअप होगा, लेकिन उसके अलील डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ आपको बताइए बेटा, इसी को हम नाम कह देते हैं डायाप्लॉयड। तो हम लोग हमारा सोमैटिक सेल डायाप्लॉयड है, उसका मतलब ये है कि एक ही तरह के कितने क्रोमोसोम है? 2 क्रोमोसोम है। अब अगर ट्राइप्लॉयड होता तो ट्राइप्लॉयड का मतलब एक ही तरह के कितने होते? आपने कहना है तो उस केस के अंदर एक ही तरह के कितने होते? हरियप क्या बोलोगे? एक ही तरह के 3 होते, एक ही तरह के 3 क्रोमोसोम आपको देखने को मिल जाते। तो हम उसकी बेस के ऊपर उसको क्या नाम देंगे? हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज अ ट्राइप्लॉयड। सो इस तरह से ये चीज़ याद रखनी है कि प्लॉयड का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो किसी भी जानदार की तमाम खसूसियात को डिटरमाइन करते हैं। हैप्लॉयड में 1 सेट आएगा, डायाप्लॉयड में 2 सेट आएंगे, ट्राइप्लॉयड में 3 सेट, टेट्राप्लॉयड में 4 सेट, पेंटाप्लॉयड में 5 सेट। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं ना शुगर केन की, तो बेटा शुगर केन जो है ना, अब शुगर केन असल में एक ऑक्टाप्लॉयड है। शुगर केन क्या है असल में? इट इज अ ऑक्टाप्लॉयड सेल। ऑक्टाप्लॉयड सेल, ये कौन सा सेल है? ऑक्टाप्लॉयड सेल है, ऑक्टाप्लॉयड सेल। और मैं आपको ये कहता हूं कि शुगर केन इज अ ऑक्टाप्लॉयड सेल एंड शुगर केन प्लॉयड नंबर इज 10। शुगर केन प्लॉयड नंबर जो है वो क्या है? 10 है। लेकिन शुगर केन जो है वो असल में क्या है? वो आपके पास है ऑक्टाप्लॉयड। तो मुझे बताइए इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? आप सोचेंगे कि सर तो बोल रहे हैं कि शुगर केन का प्लॉयड नंबर 10 है, इसका मतलब शुगर केन के अंदर जितनी भी खसूसियात है वो कितने क्रोमोसोम डिटरमाइन करते हैं? 10।
लेकिन वो ऑक्टाप्लॉइड है, इसका मतलब एक ही तरह के कितने क्रोमोसोम होंगे? 8। ऑक्टा मीन 8, तो इसका मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय को 8 से कर दूं तो कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे? 80 क्रोमोसोम। इसका मतलब ये शुगर केन जो है ये ऑक्टाप्लॉइड है, इसमें 80 क्रोमोसोम होंगे। तो अब देखें शुगर केन का जो सोमैटिक सेल है, अब आप खुद बताइएगा शुगर केन के सोमैटिक सेल में कितने क्रोमोसोम है? शुगर केन के सोमैटिक सेल के अंदर आपको 80 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। अब शुगर केन का सोमैटिक सेल मुझे बताएं, क्या ये डायाप्लॉइड है? नहीं भाई, शुगर केन का जो सोमैटिक सेल है वो तो ऑक्टाप्लॉइड हुआ, उसमें तो एक ही तरह के 8 क्रोमोसोम है। इसका मतलब ये हुआ कि हर सोमैटिक सेल जो है वो डायाप्लॉइड सेल नहीं हो सकता। तो फिर हमें क्यों पढ़ाया जाता है? बचपन से 9th क्लास से हमें यही बताते हैं ना, सोमैटिक सेल इज अ डिप्लॉइड सेल। तो उसके रीजन क्या है, वो रीजन भी आपको बताएंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ का इसका सोमैटिक सेल जो है वो डायप्लॉइड है। अब इसका अगर हम बात करते हैं इसके जर्म लाइन सेल की, अगर हम बात करते हैं इसके जर्म लाइन सेल की, तो जर्म लाइन सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? आधे हो जाते हैं। सोमैटिक सेल की निस्बत क्या हो जाते हैं? आधे हो जाता है। तो यहाँ पर देखें इसके अंदर जर्म लाइन सेल में कितने क्रोमोसोम आ गए? 40 क्रोमोसोम। अब जर्म लाइन सेल में अगर 40 क्रोमोसोम है, सो इट्स मीन्स डैट यहाँ पर आपको सोचना चाहिए कि उसका प्लॉइड नंबर है 10। जर्मलाइन सेल में 40 क्रोमोसोम है, इसका मतलब ये यहाँ पर क्या है? ये टेट्राप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है। इट्स मीन्स डैट यहाँ से हमें ये कंक्लूड किया कि हर जर्मलाइन सेल जो होता है वो हैप्लॉइड नहीं होता। जर्मलाइन सेल टेट्राप्लॉइड भी हो सकते हैं, पेंटाप्लॉइड भी हो सकते हैं, ट्राइप्लॉइड भी हो सकते हैं, डायाप्लॉइड भी हो सकते हैं। सो इट्स मीन्स डैट कि हर जर्मलाइन सेल हैप्लॉइड नहीं होता। होप सो ये आपको क्लियरफाई हो गया होगा। अब हम इसको सोमैटिक सेल को डिप्लॉइड सेल क्यों कहते हैं? देखें, जब हम लोग स्टडी करते हैं या पढ़ाते हैं तो मोस्टली केसेस के अंदर हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? ह्यूमंस को। तो ह्यूमंस के केस के अंदर आप कह लें कि ये एक लकी पॉइंट है, कह लें ये एक अच्छी किस्मत थी कि हमारा जो सोमैटिक सेल है वो डिप्लॉइड सेल होता है। तो क्योंकि हम मोस्टली तौर पर ह्यूमन को स्टडी करते हैं, इसी वजह से हम लोग बगैर किसी चीज़ के ऊपर फोकस किए बगैर ही हम कह देते हैं कि हमारा जो सोमैटिक सेल होता है वो क्या होता है? डिप्लॉइड सेल होता है। तो असल में ये चीज़ याद रखना है कि सोमैटिक सेल इज अ डिप्लॉइड सेल ओनली इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल आल्सो। बट कहते हैं इसलिए क्योंकि ह्यूमन के केस में ये मोस्टली तौर पर हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ से एमसीक्यूज कैसे फ्रेम कर सकते हैं? देखिए मैं आपको कहता हूँ कि जो पोटैटो है हमारे पास, पोटैटो, सो पोटैटो जो है, पोटैटो के अंदर 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। पोटैटो के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 48 क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन केस ऑफ पोटैटो। तो पोटैटो के केस में आपको कितने क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे? आपको 48 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। अब आपने और पोटैटो की अगर हम बात कर लेते हैं तो पोटैटो जो है वो असल में इसका जो सोमैटिक सेल होता है, इसका सोमैटिक सेल जो होता है वो हमारे पास बेटा होता है 4n, यानी कि टेट्राप्लॉइड होता है। इसका सोमैटिक सेल क्या होता है? टेट्राप्लॉइड होता है। इसका सोमैटिक सेल क्या होता है? टेट्राप्लॉइड होता है। तो आपने मुझे ये बताना है कि इसका प्लॉइड नंबर क्या है? इसका प्लॉइड नंबर क्या है असल में? जल्दी से बताइए, इसका प्लॉइड नंबर क्या है? इसके जर्मलाइन सेल में कितने क्रोमोसोम आएंगे? तो फिर हम बात खत्म करते हैं। देखिए पोटैटो की अगर हम बात करते हैं ना, तो बेटा पोटैटो में कितने क्रोमोसोम है? 48। और ये असल में है भी क्या? टेट्राप्लॉइड, यानी कि इसके सोमैटिक सेल में कितने हैं? 48। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सोमैटिक सेल में अगर 48 है तो जर्मलाइन सेल में तो उससे आधे आ जाएंगे, यानी कि इसमें अगर 48 हैं तो इधर कितने आ जाएंगे? 24 आ जाएंगे, राइट। तो इट्स मीन्स डैट कि टेट्राप्लॉइड का मतलब एक ही तरह के कितने क्रोमोसोम? 4 क्रोमोसोम। तो प्लॉइड हमने कहा था कि वो सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है जो क्या करता है? जो खसूसियात बताता है। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो किसी भी जानदार की तमाम खसूसियात को बनाता है। सो इट्स मीन्स डैट कि ये क्योंकि टेट्राप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड का मतलब एक ही तरह के 4 क्रोमोसोम है। तो आपको करना क्या है? इसके क्रोमोसोम्स को आप इसके प्लॉइड नंबर से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ये टेट्राप्लॉइड है तो इसका मतलब इसका जो प्लॉइड नंबर है वो कितना होगा? 12 होगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि सर इसका जो प्लॉइड नंबर है वो 12 है और इस केस के अंदर आपको इतना देखने को मिल जाएगा। सो ये वो तमाम डिस्कशन है जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए थी। होप सो यहाँ तक आपको जो है वो लेक्चर समझ आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन होगी तो वो लाजमी तौर पर आप लोग कंसल्ट कीजिएगा। और अब इसके बाद हम थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, तकरीबन कोई 20 या 30 सेकंड्स की, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इन्हीं सभी चीज़ों को दोबारा से, लेकिन हाई रैंक पे, हाई लेवल पे जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। देखें स्क्रीन शॉट ले लेते हैं
तो उससे बेहतर आपको ये चीज़ें कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको रेज अप करेंगे और उसके बाद हम नई चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक आखिरी पॉइंट वो ये है कि राइबोसोम की फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो राइबोसोम की फैक्ट्री न्यूक्लियोलस को कहेंगे। ठीक है, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस को ही करना है और लेकिन डिटेल्स में तो हमें दोबारा से वाइट बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसको ज़रा रिमूव कर देते हैं ताकि हम इसको डिस्कस कर सकें इन डिटेल्स। देखिए, न्यूक्लियस की कुछ शेप्स मैंने बताई थी यहाँ पर स्टार्टिंग पे। अब उन शेप्स में से आपने चंद एक शेप्स जो हैं वो मज़ीद ऐड कर लेंगे। अब वो कौन सी शेप्स जो हैं वो आप लोग ऐड करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखें, सबसे पहले मैंने कहा था कि न्यूक्लियस जो होता है वो आपको मोस्टली केसेस के अंदर स्फेरिकल शेप के अंदर देखने को मिलेगा। फिर आपने देखा कि न्यूक्लियस जो है वो आपको ट्राइलोब्ड शेप के अंदर देखने को मिला न्यूट्रोफाइल्स में। फिर उसके बाद वो आपको किडनी शेप के अंदर देखने को मिला मैक्रोफेजेस के अंदर, राइट। अभी मैं बताऊंगा कि जो न्यूक्लियस है वो आपको देखने को मिलेगा हार्स शू शेप के अंदर। तो अगर हम हार्स शू शेप की बात करते हैं तो हार्स शू शेप के अंदर ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। वैसे इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं है, सिंपल सी बात है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहला जो लिविंग सेल है उसी के अंदर ये देखने को मिलेगा। और सबसे पहला लिविंग सेल कौन सा डिस्कवर किया गया वो आज के लेक्चर में भी शायद मैंने आपको बताया था। हरियम दिमाग के ऊपर जोर डालें और गैस करने की कोशिश करें कि उस सेल का नाम क्या होना चाहिए। ठीक है, हरियप हरियप, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट बेटा, उसका नाम है वर्टिसिला। क्या नेम है? वर्टिसिला। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो वर्टिसिला है उसके अंदर आपको हार्स शू जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम ब्रांच्ड की बात कर लेते हैं तो ब्रांच्ड न्यूक्लियस भी आपको देखने को मिलेगा। ब्रांच्ड न्यूक्लियस आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये आपको ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट में देखने को मिलेगा। ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के ग्लैंड में आपको ब्रांच शेप देखने को मिल जाएगा। हार्स शू कहाँ पे देखने को मिलेगा? हार्स शू आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये कहना है कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? इट इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ वर्टिसिला। वर्टिसिला के केस में के अंदर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, पैरामीशियम और वर्टिसिला दोनों सिलिएट से बिलोंग करते हैं बेसिकली, लेकिन वर्टिसिला के अंदर हार्स शू होता है और पैरामीशियम के अंदर आपने पढ़ा है कि वहाँ पे दो न्यूक्लियस होते हैं, वो बाई न्यूक्लिएट होते हैं, राइट। इसके अलावा बाई न्यूक्लिएट कुछ और सेल्स भी होते हैं, जैसा कि अगर हम बात कर लेते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स की। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स, तो कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं? ये भी बाई न्यूक्लिएट होते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स ह्यूमन की बॉडी के अंदर कॉन्ड्रोसाइट सेल्स ऑफ कार्टिलेज। इसके अलावा अगर हम हिपैटोसाइट्स की बात कर लें, हिपैटोसाइट्स ये भी क्या होते हैं? ये भी बाई न्यूक्लिएट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट की बात करें तो मल्टी न्यूक्लिएट के केस में आपने ये चीज़ याद रखनी है, पचूरिया। ठीक है, ये भी असल में क्या होते हैं? इट इज़ अ मल्टी न्यूक्लिएट। चलिए जी, हम सबसे पहले अब देखते हैं कैरियोथिका को दोबारा से, और कैरियोथिका को इन डिटेल्स लेके जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि कैरियोथिका के अंदर जो पोर्स मौजूद हैं, जिसको न्यूक्लियो पोर्स का नाम देंगे, या फिर हम बात कर लेंगे कि किस तरह से न्यूक्लियर पोर्स जो है वो रैन साइकिल वहाँ पे होता है, वो चीज़ें हमें समझनी है। लेकिन उससे पहले एक छोटे से पॉइंट से शुरुआत करेंगे, क्योंकि बड़ी चीज़ों की शुरुआत हमेशा छोटी चीज़ों से होती है। और वो पॉइंट हमारे पास ये है कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स, व्हाट इज़ इट? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स। अब ये क्या होता है? देखें, अगर हम न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स की बात करें तो ये बेसिकली रेशो जो है वो हमें बताती है कि जो न्यूक्लियस है या न्यूक्लियोप्लाज्म है, इट टेल्स अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ये आपको रिलेशनशिप बताएगी किसके दरमियान? न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के दरमियान के एक सेल का साइटोप्लाज्म कितना होगा तो न्यूक्लियस का साइज़ कितना होगा। तो न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो सेल के ऊपर डिपेंड करता है, और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद कैरियोलिम्फ का जो कंटेंट है वो डिपेंड करेगा साइटोप्लाज्म के ऊपर, और हम इसको नाम देंगे NP। सो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है, डैट इज़ इक्वल टू VN वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म डिवाइडेड बाय VC माइनस VN वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इस फार्मूला की मदद से आप क्या फाइंड कर लेंगे? आप फाइंड आउट कर लेंगे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक कंटेंट कि एक सेल के अंदर कितना होता है, और वो सेल की साइज और साइटोप्लाज्म के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर होगी बात?
देखिए, हम कैरियोथीका की बात करें तो कैरियोथीका जो है वो बेसिकली दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, और आपने देखा था कि उसके बीच में वाज़े आपको एक स्पेस भी देखने को मिली थी, और उसका नाम था पेरिन्यूक्लियर स्पेस का नाम दिया गया था उस चीज़ को। ठीक है, तो आउटर कैरियोथीका, इनर कैरियोथीका। आउटर कैरियोथीका कंटिन्यूअस था किसके साथ? इट इज कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनर कैरियोथीका किसके साथ कंटिन्यूअस था? वो लैमिना के साथ कंटिन्यूअस था। तो उसको एक और चीज़ भी कहते हैं, आप उसको याद रखिएगा कि उसको हम कॉर्टेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। ठीक है, तो इनर कॉर्टेक्स रीजन के साथ भी वो कंटिन्यूस होता है, यानी कि इस तरह से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखें, यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की है कि जब भी मैंने दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई है तो मैंने उनको आपस में फ्यूज़ किया है इस तरह से, इस तरह से, और इनके बीच में स्पेस 10 to 15 आपको बताई है, राइट। तो इस तरह से ये चीज़, तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये है हमारे पास आउटर कैरियोथीका, ये अंदर वाली आ गई इनर कैरियोथीका। इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? न्यूक्लियर इन्वेलप। क्या नाम पढ़ेंगे? न्यूक्लियर इन्वेलप का नाम देंगे। ठीक है, अब इनके अंदर जिस चीज़ को हमें स्टडी करना है डिटेल में, डेट इज़ अ न्यूक्लियोपोर्स। देखिए, न्यूक्लियोपोर की अगर बात करें ना तो न्यूक्लियोपोर जो होते हैं वो असल में मुश्तमिल होते हैं एनुलस ग्रैन्यूल्स के ऊपर, एनुलस ग्रैन्यूल्स के ऊपर। और एनुलस ग्रैन्यूल्स जो होते हैं, ये आपने ये चीज़ याद रखनी है कि किस चीज़ से मिलके बने होते हैं। ये मिलके बने होते हैं बीटा प्रोपेलर प्रोटीन से। ठीक है, ये किस चीज़ से मिलके बने होंगे? बीटा प्रोपेलर प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, या फिर ये मिलके बने होते हैं अल्फा प्रोटीन से। ठीक है, अल्फा प्रोटीन से। तो ये दोनों में से एक प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और सम टाइम ये दोनों प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं। अब ये दोनों मिलेंगे, इनके मिलने से क्या बनेगा? एनुलस ग्रैन्यूल्स। और कितने एनुलस ग्रैन्यूल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं? तो आपने कहना ये ऑक्टागोनल होता है। जो पोर होता है ना, न्यूक्लियर पोर, तो न्यूक्लियर पोर जो होता है वो असल में, न्यूक्लियर पोर जो है वो असल में क्या होता है? इट इज़ अ ऑक्टागोनल। ये छोटा सा सुराख इस चीज़ को बड़ा करके दिखा रहे हैं आपको बेटा, ये क्या होता है? ऑक्टागोनल। ऑक्टागोनल का मतलब कि इसके कितने फेसेस होंगे? हम कहेंगे इसके भाई 8 आपको साइड्स देखने को मिलेंगे। कितनी साइड्स? 8 साइड्स देखने को मिल जाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5, इसको खैर ये थोड़ा सा रफ कर दिया मैंने। 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। अब क्योंकि वहाँ पर आपको इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 जो आपको प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स वो आपको पेरिफेरल रीजन में देखने को मिलेंगे, और साथ में एक जो होगा वो आपको सेंटर के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो 8 पेरिफेरल में देखने को मिलेंगे, और 8 पेरिफेरल में, और एक कहाँ पे देखने को मिलेगा? आपको सेंटर में देखने को मिलेगा। इसकी ज़रा डायग्राम आपको दिखाते हैं। देखें, ये आ गई आउटर और ये आ गई इनर, और ये आपस में फ्यूज है इस तरह से, राइट। और फिर इधर वाली साइड से भी आउटर, और फिर ये आ गई इनर, और ये इस तरह से, इस तरह से। अब इसके सेंटर में आपको यहां पर देखने को मिलेगा ये वाला रीजन, जहां पर ये आपको देखने को मिलेंगे 1 2 3 4। तो मैं आपको बेसिकली 4 दिखा रहा हूं, लेकिन होते कितने? 8, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपको यहां पर सेंटर में रीजन देखने को मिलेगा, वो उसको हम नाम देंगे प्लग का। दिस वन इज नोन एज अ प्लग। ये आपके आ गया प्लग। ये आपके पास क्या चीज़ है? इसको आप नाम दे देंगे, जब ये इस तरह से एनुलस प्रोटीन जो है, एनुलाई जो हैं, ये मिलेंगे तो ये आपके पास बनेंगे स्पोक अरे रिंग। स्पोक अरे रिंग बना देंगे, डेट फॉर्म द स्पोक अरे रिंग। और ये वाली कौन सी चीज़ है? जल्दी से, दिस वन इज नोन एज अ आउटर कैरियोथीका, और ये कंटिन्यूअस किसके साथ है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और ये क्या है? इनर कैरियोथीका। और इसकी बाहर वाली साइड पर क्या आपको देखने को मिलेगी? इसके बाहर वाली साइड पर आपको देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर वाली साइड पर आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियोप्लाज्म, आपको देखने को बेटा मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा इसी तरह से एक, आप कह लें कि भाई एक अंदर वाली साइड पर आपको एक रिंग देखने को मिलेगा, राइट, न्यूक्लियर रिंग।
फिर उसके बाद जिस तरह से ये ऊपर है उसी तरह से ये एक आपको जो स्पोक अरे अरेंजमेंट जो होगी ये नीचे वाली साइड पर भी देखने को मिलेगी इस तरह से, ठीक है। उसके बाद नीचे वाली साइड्स पर यहाँ पर इस तरह से न्यूक्लियर बास्केट बनी हुई होगी। क्या चीज़ बनी है? न्यूक्लियर बास्केट। तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको आप नाम देंगे न्यूक्लियर बास्केट, ठीक है। और फिर ये सेंटर वाला आ गया, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और ये जो होंगे पार्ट्स इस तरह से बेटा इनके साथ आपस में ऐसे कनेक्टेड फॉर्म के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब ये आपके पास टोटल जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे रीजन, इस टोटल को क्या नाम देंगे? दिस होल थिंग इज नोन एज, इस पूरे को आप क्या नाम देंगे? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स इसको नाम देंगे, ठीक है। यानी कि हम इसको कहेंगे NPC। समझ आ गई बात? सो ये आ गई न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, जिसकी शेप जो है वो आपको पता होना चाहिए, ये ऐसे है। अब यहाँ पर सोचने वाला पॉइंट अक्सर होना चाहिए आपके कि जो कंटेंट है वो किस तरह से सेल के ये न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से बाहर जाता है। देखिए याद रखिएगा, जितने भी वाटर सोलुबल चीज़ें होती हैं, जितने भी वाटर सोलुबल कंटेंट हैं, वाटर सोलुबल चीज़ें सारी के सारी आराम सुकून से सेल के अंदर और बाहर जा सकती हैं। वाटर सोलुबल चीज़ें सेल के अंदर और बाहर जा सकती हैं। जैसा कि अगर मैं बात कर लेता हूँ, कुछ बात कर लेते हैं बेटा, प्रोटीन्स के बारे में बात कर लें, अगर हम बात कर लेते हैं राइबोसोम्स के बारे में बात कर लें, ठीक है। सो ये जो हैं ये कंटिन्यूसली और इजीली तौर पर इन सुराखों के ज़रिए से निकलकर बाहर चले जाएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर और वहाँ से अंदर भी आ जाएंगे। लेकिन उसके बरअक्स बेटा अगर हम बात करें यहाँ पर वाटर सोलुबल कंटेंट को छोड़ें, उसके बरअक्स अगर हम इनसे हट के बात करें तो जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, उन लार्ज मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर आने के लिए, लार्ज मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर आने के लिए किस चीज़ की चाहिए? न्यूक्लियोपोर से गुजरने की इजाज़त चाहिए। हर साइटोप्लाज्म का कंटेंट न्यूक्लियस के अंदर नहीं आ सकता। इसी वजह से तो ये जो न्यूक्लियर पोर्स है ये बड़ा ज़बरदस्त एक आप कह लें कि स्ट्रक्चर बना है न्यूक्लियस में। और यहाँ पर साइज़ भी देख लें, एक आपको आउटर पोर देखने को मिलेगा इस तरह से, एक इनर पोर देखने को मिल जाएगा, आउटर रिंग इनर रिंग। आउटर रिंग को अगर हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा 90 नैनोमीटर, इनर रिंग जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा 25 नैनोमीटर, 25 नैनोमीटर में देखने को मिल जाएगा, ठीक होगी बात, आउटर एंड इनर। और इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं, ये जो आउटर और इनर होता है ना, ये इस तरह से आपस में कनेक्टेड भी होते हैं ऐसे, और इनके बीच में जो स्पेस होती है वो आपके पास देखने को मिलेगी 30 नैनोमीटर की। इनके बीच में स्पेस आपको देखने को मिलेगी 30 नैनोमीटर की स्पेस देखने को मिल जाएगी। क्लियर होगी बात? सो इस तरह से ये चीज़ आप बेटा ये याद रखेंगे कि ये सेल के अंदर ये वाला कंटेंट है। अब ये कैसे जाएगा? इसको मूव करने के लिए एक स्पेशल सिस्टम की ज़रूरत होती है और उसको हम नाम देते हैं रैन साइकिल का। क्या नाम देते हैं? रैन साइकिल का, रैन साइकिल, ठीक है। ये असल में एक जीन होता है इस नाम से, जो कि ये प्रोटीन बनाएगा और उसी के बेस के ऊपर हमने कहा क्योंकि ये सेल के अंदर कंटेंट को लेके जाने के लिए इन्वॉल्व होता है, तो उसके बेस के ऊपर हम इसको नाम देते हैं रैन साइकिल का। तो ये असल में कौन सी चीज़ है उसके बारे में ज़रा समझ लें बेटा आप लोग कि रैन जो है असल में मैंने कहा जीन होता है। तो कोई भी प्रोटीन है ना जिसको इंपोर्ट करना है हमने, कोई भी प्रोटीन जो न्यूक्लियस के अंदर जाना चाहती है, इंपोर्ट करना है जिसे हमें, उसमें शर्त ये है कि वहाँ पर होना चाहिए न्यूक्लियर लोकलाइजेशन रीजन, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन रीजन्स, NLR वहाँ पे लाजमी होना चाहिए उस प्रोटीन के ऊपर। सपोज दैट एक प्रोटीन है जो कि यहाँ से अंदर जाना चाह रही है साइटोप्लाज्म से, तो ये जो प्रोटीन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस प्रोटीन के ऊपर ये आपको देखने का एक स्पेशल रीजन देखने को मिलना चाहिए, और वो स्पेशल रीजन का नाम क्या है? न्यूक्लियर लोकलाइजेशन रीजन का नाम दे देंगे, ये लाजमी तौर पर होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? जब ये रीजन मौजूद होंगे तो एक प्रोटीन आएगी, उस प्रोटीन का नाम होगा अल्फ़ा इम्पोर्टेंस, अल्फ़ा इम्पोर्टेंट प्रोटीन, अल्फ़ा इम्पोर्टेंट प्रोटीन। अल्फ़ा इम्पोर्टेंट प्रोटीन जो होगी ये असल में, ये जो दूसरी प्रोटीन है ये असल में एक कैरियर प्रोटीन है, इट इज़ अ कैरियर प्रोटीन।
ये कैरियर प्रोटीन क्या करेगी, इसके साथ अटैच हो जाएगी, यानी कि वो प्रोटीन जिसने अंदर जाना है ना, उसके न्यूक्लियर लोकलाइजेशन रीजन के साथ क्या हो जाएगी, जाकर अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पर एक और प्रोटीन आई, वो यहाँ पर आकर क्या हो गई, अटैच हो गई, जिसको मैंने नाम दे दिया अल्फा इंपॉर्टेंट प्रोटीन। अब ये अल्फा इंपॉर्टेंट प्रोटीन क्या करेगी, ये जाकर अटैच हो जाएगी एक और प्रोटीन के साथ, दैट इज अ बीटा इंपॉर्टेंट प्रोटीन। बीटा इंपॉर्टेंट प्रोटीन के साथ जाके क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी, और ये बनाएगी क्या, ये बनाएगी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स। ये क्या बना देगी, इंपॉर्टेंस कॉम्प्लेक्स बना देगी। अब यहाँ पर क्या बन चुका है, इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अल्फा इंपॉर्टेंट प्रोटीन एंड बीटा इंपॉर्टेंट प्रोटीन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स बना दिया, राइट। अब इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन चुका है, राइट। अब इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स जो है ये जाएगा, ये लेके कहाँ पे चला गया, ये अंदर वाली साइड पर लेके आ गया, इधर आ गया न्यूक्लियस के अंदर, कैरियोलिम्फ के अंदर। अब यहाँ पर जैसे ही आएगा, यहाँ पर आते ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रैन जीटीपी। अब रैन जीटीपी क्या होगा, ये अटैच हो जाएगा इस इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स के साथ। रैन जीटीपी अटैच विद द इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स, और ये क्या करेगा, ये अल्फा इंपॉर्टेंट प्रोटीन को सेपरेट कर देगा बीटा इंपॉर्टेंट प्रोटीन से। अल्फा इंपॉर्टेंट प्रोटीन को सेपरेट कर देगा किसी से, बीटा इंपॉर्टेंट प्रोटीन से। और फिर उसके बाद ये क्या करेगा, ये बीटा इंपॉर्टेंट प्रोटीन को लेगा, और लेने के बाद वापस कहाँ पे चला जाएगा, वापस वहाँ बाहर की तरफ चला जाएगा, आउटर पोर की तरफ चला जाएगा। समझ आ गई बात। आउटर हिस्से की तरफ चला जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया रैन जीटीपी। अब अल्फा इंपोर्टिंग प्रोटीन जो है उसके साथ क्या अटैच है, उसके साथ अटैच है वो प्रोटीन जिसको इंपोर्ट करना था, और वो अब इस रीजन पे यहाँ पे आ चुकी है। तो ये वो प्रोटीन है जो अंदर आनी चाहिए थी, ये उसके साथ वो आप कह लें कि अल्फा इंपोर्टिंग प्रोटीन है ये वाली, ठीक है जी। अब करेंगे क्या, अब यहाँ पर आएगा कैस प्रोटीन। क्या आएगा, कैस। इसको हम नाम देते हैं सेलुलर एपोप्टोसिस सस्पेक्टिबिलिटी। सेलुलर एपोप्टोसिस सस्पेक्टिबिलिटी। तो ये यहाँ पर आ गया। अब जैसे ये कैस प्रोटीन यहाँ पर आएगी, कैस प्रोटीन ये आके इस अल्फा ये जो प्रोटीन है अल्फा प्रोटीन, इस अल्फा प्रोटीन से इसको कर देगी अलग। जब इसको अलग कर देगी, अब ये वाली प्रोटीन हो गई अलग, और ये जो होगा अल्फा प्रोटीन कैस के साथ मिलेगा और इसको वापस कहाँ पे ले जाएगा, बाहर की जानब ले जाएगा। सो इस तरह से बीटा इंपोर्टिन भी बाहर चला गया और कैस की मदद से जो अल्फा है वो भी बाहर चला गया। तो इस तरह से और प्रोटीन आएगी, उस और प्रोटीन को भी क्या किया जाएगा, इसी मैकेनिज्म के ज़रिए से अंदर और बाहर की तरफ भेज दिया जाएगा। समझ आ गई बात। सो इसी तरह से अगर किसी प्रोटीन को सेल से बाहर भेजना है, अगर किसी प्रोटीन को सेल से बाहर भेजना है तो उसके लिए एक और प्रोटीन इस्तेमाल की जाएगी जिसको हम नाम देंगे एक्सपोर्टिंग प्रोटीन। एक्सपोर्टिंग प्रोटीन। अब ये एक्सपोर्टिंग प्रोटीन उसी प्रोटीन के साथ जाकर अटैच होगी। ये उस प्रोटीन को देखें ना, कोई भी प्रोटीन, जिस तरह से मैंने कहा कोई भी कंटेंट जो है वो साइटोप्लाज्म से, गैर जरूरी कंटेंट साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में नहीं आ सकता। इसी तरह से कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो अपनी मर्जी से न्यूक्लियोप्लाज्म को छोड़कर साइटोप्लाज्म में भी नहीं जा सकता। अब सिर्फ वही जा पाएगा कंटेंट उसको छोड़ के जिसके ऊपर आप कह लें कि एक्सपोर्टरी लोकलाइजेशन रीजन होंगे। ठीक है, एक्सपोर्टरी लिख लें या साइटोप्लाज्मिक, या क्या लिखें, साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन। साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन सेगमेंट कह लें या रीजन मौजूद होंगे, वही रीजन होंगे। फिर वो जो प्रोटीन होगी जिसके ऊपर ये रीजन आपको देखने को मिलेंगे, ये रीजन आपको देखने को मिलेंगे, वो जाकर अटैच किसके साथ हो जाएगी, एक्सपोर्टिंग प्रोटीन के साथ। एक्सपोर्टिंग प्रोटीन इसको लेके कहाँ पे जाएगी, बाहर इस प्रोटीन को लेके जाएगी। जैसे वो इसको बाहर की जानिब लेके जाएगी, बाहर की जानिब जाके ये अलग हो जाएगा और जो जीटीपी इसके साथ, वहाँ पे जीटीपी अटैच होगा। जीटीपी जो होगा वो चेंज हो जाएगा जीटीपी के अंदर और दोबारा से इसको कहाँ पर भेज दिया जाएगा, इस एक्सपोर्टिंग प्रोटीन जो कि कैरियर प्रोटीन है न्यूक्लियस के, न्यूक्लियोप्लाज्म के कैरियोलिम्फ के अंदर भेज दिया जाएगा। और इस तरह से ये न्यूक्लियोपोर आपके पास आ गया और उसकी स्ट्रक्चर आ गई और उसका काम करने का मेथड आपके पास आ गया। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियोपोर के बाद न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में बात कर लें। देखें न्यूक्लियोप्लाज्म, देखें अगर न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजी दी किसने है ना, तो 1882 के अंदर स्ट्रासबर्ग जो हैं
उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी दी न्यूक्लियोप्लाज्म की और साइटोप्लाज्म की, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। साइटोप्लाज्म की जो टर्म है या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म की जो टर्म है वो इन्होंने दी थी दोनों टर्म्स को। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? पहली बात आपने ये चीज़ याद रखनी है कि एक ट्रांसल्यूसेंट सेमी लिक्विड, ट्रांसल्यूसेंट सेमी लिक्विड, आई थिंक सो, मेरा ख्याल इसकी इंक खत्म हो गई है, इसको फिल कर दें, थोड़ा पानी पुनी पिलाएं, आप लोग भी पानी पी लें, ठीक है। चलें जी, होगी फिलिंग। तो न्यूक्लियोप्लाज्म मैंने कहा कि ये ट्रांसल्यूसेंट है, उसके बाद मैंने आपको क्या कहा कि ये सेमी सॉलिड है, उसके बाद ये आप कह लें कि स्लाइटली, इट इज़ अ स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, इसकी जो नेचर होती है वो क्या होती है? एसिडिक होती है। अब हम अगर यहाँ पर बात कर लें कि इसके ये किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, तो आपने कहना है कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो बेसिकली मुश्तमिल होता है, पहली बात न्यूक्लिक एसिड के ऊपर, न्यूक्लिक एसिड। पॉइंट नंबर अगर हम बात कर लें तो ये किस पर मुश्तमिल होंगे? प्रोटीन्स के ऊपर। और पॉइंट नंबर थर्ड एंजाइम्स के ऊपर, ठीक है। अब एंजाइम्स मैंने आपको बता दिए थे पहले ही। प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो किन प्रोटीन्स पर मुश्तमिल है? नंबर 1 एसिडिक प्रोटीन के ऊपर और बेसिक प्रोटीन के ऊपर। एसिडिक प्रोटीन की बात करें तो एसिडिक प्रोटीन में आप लोग एग्जांपल देंगे फास्फोप्रोटीन की। एसिडिक प्रोटीन में किसकी एग्जांपल देंगे आप लोग? फास्फोप्रोटीन की एग्जांपल देंगे। और बेसिक प्रोटीन की अगर दें तो बेसिक प्रोटीन में आप क्या नाम दे देंगे? हिस्टोन प्रोटीन की, हिस्टोन प्रोटीन। तो ये भी न्यूक्लियस के अंदर पाई जाएंगी। उसके बाद आर्जिनिन, उसके बाद लाइसिन, ये सारे के सारी बेसिक्स होती हैं। समझ आ गई बात? सो ये बेसिक प्रोटीन है, ये एसिडिक प्रोटीन है। और एंजाइम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम्स की जो फार्मेशन है वो हो रही होती है। समझ आ गई बात? सो न्यूक्लिक एसिड में बात करें तो न्यूक्लिक एसिड में आपने कहना है कि वहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? डीएनए और आरएनए जो है वो दोनों ही आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरह से। अब ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, दैट इज अ न्यूक्लियोलस। तो हम बात करेंगे न्यूक्लियोलस जो है वो डिस्कवर कब हुआ। तो न्यूक्लियोलस के बारे में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि न्यूक्लियोलस जो है वो शैलिडन ने डिस्कवर किया, शैलिडन ने डिस्कवर किया 1838 के अंदर। 1838 के अंदर उन्होंने न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया। और ये डार्कली स्टेन्ड एरिया, दोबारा से लिख रहा हूँ, इट इज़ अ डार्कली स्टेन्ड एरिया। ये नहीं कह रहा हूँ ये मेम्ब्रेनलेस है, पहले बात हुई है हमारे। सो डार्कली स्टेन्ड एरिया जो है न्यूक्लियोलस है। तो जो मोस्टली सेल्स होते हैं, मोस्टली सेल्स, ऐसा नहीं होता कि एक न्यूक्लियोलस होता है एक सेल के अंदर, तो मोस्टली सेल्स के अंदर 3 न्यूक्लियोलस होते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 न्यूक्लियोलस इन मोस्टली सेल। ज़्यादातर सेल के अंदर ऑब्जर्व किया गया है कि कितने न्यूक्लियोलस देखे गए हैं? 3 न्यूक्लियोलस देखे गए हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कितने देखे गए हैं? 3 न्यूक्लियोलस देखे गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियोलस के पार्ट्स के बारे में। देखिए न्यूक्लियोलस की पार्ट्स के बारे में बात करें तो पहला जो हिस्सा होगा उसको हम नाम देंगे पोर्स एमार्फा, पोर्स एमार्फा। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर फैब्रिलर जोन, फैब्रिलर जोन आ जाएगा। फैब्रिलर जोन के बाद आ जाएगा ग्रैनुलर जोन, ग्रैन्युलर जोन, ग्रैन्युलर जोन। उसके बाद आ जाएगा सब न्यूक्लियर जोन, सब न्यूक्लियर जोन। तो ये किसके पार्ट्स आ गए? ये आपके पास पार्ट्स आ गए न्यूक्लियोलस के। देखिए न्यूक्लियोलस जो है वो कहा जाता है कि इट इज़ अ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। आपको पता है ये कितनी स्पीड से राइबोसोम बनाता है? इसकी स्पीड इतनी होती है कि ये 1 मिनट के अंदर तकरीबन 10,000 राइबोसोम बना देता है विद इन 1 मिनट। इतनी ज़्यादा स्पीड है, 10,000 राइबोसोम विद इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर इतने ज़्यादा राइबोसोम। सो अब हम इस न्यूक्लियोलस के पार्ट्स को ज़रा देख लेते हैं ना। देखिए न्यूक्लियस के अंदर अगर न्यूक्लियोलस के पार्ट्स को देखें तो बाहर की जानिब आपको एक इस तरह से रीजन ये देखने को मिलेगा, ये वाला।
सो ये जो न्यूक्लियोलस में ये वाला जो रीजन होगा ना, इस रीजन को आप नाम के देंगे, दिस वन इज नोन एज अ पार्स एमॉर्फा। यानी कि जितना भी लिक्विड कंटेंट होता है, जितना भी लिक्विड कंटेंट होगा वो सारे का सारा आपको ये बाहर वाले रीजन में देखने को मिलेगा। उसके बाद आएगा फैब्रिलर जोन। फैब्रिलर जोन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन्स। क्या देखने को मिलेंगे? न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आपको आरएनए देखने को मिलेंगे। न्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड आरएनए जो है वो आपको फैब्रिलर जोन में देखने को मिलेंगे। यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो याद रखिएगा फैब्रिलर जोन में होगी, फैब्रिलर जोन के अंदर। और ग्रैनुलर जोन की बात करें तो ग्रैनुलर जोन में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो सेंट्रल फैब्रिलर जोन, तो सेंटर में जो जोन आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियोलस के अंदर, दैट इज अ फैब्रिलर जोन। सो ये आपके पास इस तरह से आपको फैब्रिल्स की फैब्रिल्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, इसी वजह से इसको फैब्रिलर जोन कहते हैं। और इसके बाहर की साइड पर आपको काफ़ी ज़्यादा इस तरह से ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जो है वो फेस करने को मिलेंगे, तो हम उसको क्या नाम देंगे? दिस वन इज नोन एज अ ग्रैनुलर जोन। और इस ग्रैनुलर जोन के अंदर ही आपको सब यूनिट्स देखने को मिलेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड के। तो ग्रैनुलर जोन के अंदर ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर राइबो प्रोटीन्स आपको देखने को मिलेंगी और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि आरएनए, या फिर आप कह लें कि जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स के जो सब यूनिट्स होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और सब न्यूक्लियर जोन का मतलब जो न्यूक्लियर के पेरिफेरल रीजन के अंदर आ जाएगी, ये पेरिफेरल रीजन में आ जाएगा। तो समटाइम इसको ऐसे भी क्लासीफाई किया जाता है, पेरिफेरल न्यूक्लियोलस एंड द सेंट्रल न्यूक्लियोलस। तो सेंट्रल न्यूक्लियोलस में कह दिया जाता है कि वहाँ पर क्या होगा, जो मेन एक्टिविटी है राइबोसोम की फॉर्मेशन की वो सेंट्रल होती है और पेरिफेरल में नहीं होती। और उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर ये इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया। तो राइबोसोम की अगर फार्मेशन के बारे में आपने बताना है तो आप इस तरह से याद रखें कि राइबोसोम की जो फार्मेशन है ना न्यूक्लियोलस के अंदर, वो सबसे पहले किस जोन में होगी? तो आप कहेंगे सबसे पहले होगी फैब्रिलर जोन। तो वहाँ से वो बन के कहाँ पर आएंगे? वहाँ से बनने के बाद वो आ जाएंगे ग्रैनुलर जोन। कहाँ पर आएंगे? ग्रैनुलर जोन में। तो ग्रैनुलर जोन में आने के बाद बेटा वो वहाँ से कहाँ पे चले जाएंगे? दे विल कम इनटू द साइटोप्लाज्म। तो वो आपको साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और बेसिकली वो जो यूनिट्स की बात नहीं हम करते कि 60s का होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि 40s आपको देखने को मिलेगा, वो 60s 40s के यूनिट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा जो राइबोसोम होता है उसका जो LSU होता है एंड SSU होता है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? दे कम इनटू द साइटोप्लाज्म एंड फॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द फैब्रिलर जोन। तो फैब्रिलर जोन से जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपने न्यूक्लियोलस के बारे में याद रखनी है। अब हम चलते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की जानिब। किसकी तरफ मूव करेंगे? नाउ विल फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पर जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ क्रोमोसेंटर। क्रोमोसोम को स्टडी करते वक्त ये लाजमी पता ही होना चाहिए आपको। उसके बाद व्हाट इज़ सैटेलाइट डीएनए, व्हाट इज़ टीलोमर्स, इनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको बेटा पता होना चाहिए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एरिया, फिर उसके बाद सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एरिया, फिर उसके बाद उसके क्रोमाटिड्स के बारे में, यानी कि जो आर्म्स होते हैं उसके बारे में, आर्म्स या फिर यहाँ पे लिखते हैं क्रोमाटिड्स के बारे में। और फिर आपको पता होना चाहिए NOR के बारे में, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स के बारे में, ठीक है। और फिर आपको फाइनली एक आखिरी चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, वो आप यहाँ पर लिखेंगे, उसकी कंपोजिशन कर लें कि वो कैसे होती है, ठीक है। और टीलोमर्स की बेस के ऊपर, सेंट्रोमेयर की बेस के ऊपर उसकी जो टाइप्स हैं वो भी पता होनी चाहिए। तो वो तो खैर हमने पहले पढ़ ली है। अब हम चलते हैं व्हाट इज़ द क्रोमोसेंटर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? क्रोमोसेंटर से स्टार्ट करते हैं और टीलोमर से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है आपके पास एक क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम्स के जो टेल सेक्शंस होते हैं ना, टेल सेक्शंस ये वाले, ये टेल सेक्शंस जो होते हैं ना, ये जो कैप के ऊपर मौजूद होते हैं, इसी कैप के ऊपर जो टेल सेक्शंस होते हैं ना, इसी को आप क्या नाम देंगे? दिस वन इज नोन एज अ टीलोमर। तो क्रोमोसोम्स के जो टेल सेक्शंस होंगे उसको क्या नाम देंगे?
उसको आप नाम देंगे टीलोमर का। और इसके बारे में ये चीज़ याद रखिएगा कि ये बेटा आपकी जो लाइफ होती है ना, जो एजिंग प्रोसेस है, या फिर आपकी जो बॉडी की एफिशिएंसी होती है या एक्टिवनेस होती है, एलिजिबिलिटी होती है, इन सब को डिटरमाइन करने के अंदर इन टीलोमर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप सोचेंगे कि टीलोमर जो कि नॉन ऑर्गेनाइजिंग रीजन है, जिनका हमारी ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन के फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है, तो वो कैसे इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर। उसकी रीज़न ये होती है कि जितना भी क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए वगैरह कंटेंट होता है ना, उस तमाम डीएनए कंटेंट की जो रखवाली करता है वो कौन करेगा, ये टीलोमर सेक्शन करते हैं। अब टीलोमर का काम है इनकी रखवाली करना। जब हम लोग खुराक एवं वेस्ट मटेरियल खाते रहें, वेस्ट मटेरियल का मतलब आप फास्ट फूड खाएं तो वेस्ट मटेरियल बॉडी में बढ़ जाएंगे, तो फास्ट फूड खाने से वेस्ट मटेरियल ज़्यादा बढ़ेंगे। उन वेस्ट मटेरियल के ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो टीलोमर सेक्शंस हो गए ना, ये वक्त के साथ साथ डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। जब एक बार सेल डिवाइड हुआ, डिक्रीज़ हो गया, फिर डिवाइड हुआ, फिर डिक्रीज़ हो गया, तो ये डिक्रीज़ होते चले जाएंगे। और जब ये डिक्रीज़ हो जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पर ये फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होगी ना, ये लॉस होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ याद रखिएगा कि ज़्यादा ज़िंदगी और ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है कि कम खाया जाए। और इसी तरह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल भी है कि अगर आप बेहतर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप कम से कम खाइए, और उतना ही खाइए जितना कि ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। उसकी रीज़न यही होती है कि जो टीलोमर्स हैं वो डिक्रीज़ होते जाते हैं वेस्ट मटेरियल की कैमुलेशन की वजह से। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा हिंट दे दूँ कि हमारा जो ग्लोरियस कुरान है, उसने जो बातें यहाँ पे लिखी हैं वो आज से तकरीबन 1400 ईयर्स अगो पहले की बातें हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च आज प्रूव कर रही है। सो अगर हम टेक्निकली तौर पर दिमाग लगा के सोचें तो ये किस तरह से पॉसिबल है कि इतनी एडवांस जो रिसर्च है वो कुरान पाक के अंदर माशाल्लाह से मौजूद है। तो आप लोग लाजमी उसको पढ़ें और उसको तर्जमे के साथ पढ़ें और समझ के पढ़ें। समझ आ गई बात। हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, टीलोमर्स के बारे में। व्हाट इज़ अ सैटेलाइट डीएनए। अब सैटेलाइट डीएनए किसको कहते हैं, देखें, सैटेलाइट डीएनए कहते हैं जहाँ पर जो डीएनए है, सैटेलाइट डीएनए, हाँ, सम टाइम क्या होता है कि जो आपके पास डीएनए कंटेंट होता है ना, वो क्रोमोसोम्स टीलोमर के करीब जो डीएनए कंटेंट होता है ना, सम टाइम वो बहुत ज़्यादा इस तरह से ना कम्पैक्टली फॉर्म के अंदर आ जाता है। वो इस तरह से किस फॉर्म के अंदर आ जाता है, कम्पैक्टली फॉर्म के अंदर आ जाता है। कम्पैक्ट फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और जब ये कम्पैक्ट फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा तो उसको आप क्या नाम दे देंगे, उसको आप नाम दे देंगे सैटेलाइट डीएनए का। क्या नाम देंगे, सैट डीएनए या सैटेलाइट डीएनए का नाम देंगे। और ये भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, आप इसको ऑब्जर्व करेंगे नियर द टीलोमर, आप इसको नियर द टीलोमर ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद व्हाट इज द क्रोमोसेंटर। क्रोमोसेंटर किसको कहते हैं, देखें, जहाँ पर न्यूक्लियोलस जो है, देखें, अगर हम एक सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर सपोज डैट ये आपके पास आ गया जी, ये आ गया न्यूक्लियोलस, ये आ गया न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर आ गया बेटा आपके पास, ये आ गया न्यूक्लियोलस वाला रीजन, ठीक है जी। अब ये न्यूक्लियोलस वाला रीजन यहाँ पर बड़ा डार्कली स्टेन्ड एरिया है, ये वाला रीजन, समझ आ गया। अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि सारे का सारा जेनेटिक मेकअप कहाँ पर मौजूद हो, वो न्यूक्लियोलस रीजन में हो। तो मैंने आपको बताया था कि जो डार्कली एरिया होता है वो ये वाला होता है। ये डार्कली एरिया क्यों होता है, ये उसकी रीज़न होती है कि वहाँ पर डीएनए जो कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन उसके साथ साथ डीएनए कंटेंट जो है वो यहाँ पर भी होता है, ये बाहर वाली साइड के ऊपर भी। लेकिन जहाँ पर डीएनए कंटेंट कम होगा वो कम स्टेन होगा, जो जहाँ पर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेन हो जाएगा। अब ये वो रीजन होते हैं, देखें, क्रोमाटिन या क्रोमोसोम आप कह लें, क्रोमोसोम जहाँ पर न्यूक्लियोलस के साथ टच करते हैं, उसको आप क्या नाम देंगे, उसको आप नाम देते हैं क्रोमोसेंटर का। क्या नाम देंगे, दिस वन इज नोन एज अ क्रोमोसेंटर। सो क्रोमोसेंटर उस जगह को कहेंगे जहाँ पर क्रोमोसोम जो होते हैं वो न्यूक्लियोलस को क्या कर रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं। टीलोमर समझ में आ गया, ये भी आ गया, ये भी। व्हाट इज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो आपस में मिलेंगे, जिसको आप सेंट्रोमेयर का नाम देते हैं, उसी को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ क्रोमोसोम्स में सम जगह पर आपको इसके टेल वाले रीजन्स में, टीलोमर के करीब करीब आपको कुछ और रीजन्स भी देखने को मिलेंगे जो दबे हुए होते हैं, या फिर जहाँ से आप कह लें कि आपको कुछ अलग तरह से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो जो रीजन्स होते हैं उसको आप नाम देंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आर्म्स की बात कर लें, क्रोमाटिड इसमें होते हैं दो तरह के क्रोमाटिड, एक ऊपर और एक नीचे क्रोमाटिड। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, अब न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स कौन से होते हैं, देखें, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स और क्रोमोसेंटर में फ़र्क इतना सा होता है कि क्रोमोसेंटर मैंने आपको ये कहा कि ये वो रीजन्स हैं जो जहाँ पर जो न्यूक्लियोलस है वो इन क्रोमोसोम्स के साथ मिलता है। लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो न्यूक्लियोलस की बाउंड्री डिटरमाइन कर रहे हैं, हमें बाउंड्री नज़र आती है ना कि यहाँ से ये बहुत डार्क है, यहाँ इसके बाद ये डार्क नहीं है, तो उसकी रीज़न ये होती है कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम का जो जेनेटिक मेकअप होता है ना, वो प्री मैच्योर कंबाइनिंग होती है। तो क्रोमोसेंटर में एक चीज़ आप लाजमी याद रखेंगे कि यहाँ पर जो कंबाइनिंग होती है वो आपको कौन सी देखने को मिलेगी, प्री मैच्योर
कंबाइनिंग, यानी कि सेल अभी मुकम्मल तौर पर अपने फेज़ को कंप्लीट नहीं कर पाया सेल साइकिल वाले को, लेकिन यहाँ पर जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो कंबाइन हो चुका है और वो डेंसली पैक्ड हो चुका है, और उसको हम क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे क्रोमोसेंटर का। और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन इसी जगह को नाम देंगे जहाँ से ये अंदर वाली साइड पर देखें, जहाँ पर न्यूक्लियोलस में अंदर वाली साइड पर जो ट्रांसक्रिप्शन का जो मैकेनिज्म है जहाँ से स्टार्ट होने, उसको आप क्या नाम देंगे, उसको आप नाम देंगे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन का नाम दे देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर आपको दो तरह के क्रोमैटिन देखने को मिलेंगे। देखिए क्रोमोसोम तो आपको तभी देखने को मिलेगा ना जब सेल क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा, लेकिन जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा उस वक्त आपको क्रोमोसोम नहीं देखने को मिलेगा, क्रोमैटिन देखने को मिलेगा। तो क्रोमैटिन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक को आप नाम देंगे हेट्रोक्रोमैटिन, क्या नाम देंगे, हेट्रोक्रोमैटिन का नाम देंगे, और दूसरे क्रोमैटिन कौन से होंगे, उसको आप नाम देंगे यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन का नाम दे देंगे। अब यहाँ पे समझ लें हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। देखिए हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन, व्हाट इज हेट्रो एंड यू। हेट्रोक्रोमैटिन क्रोमैटिन का वो एरिया होगा जो डेंसली पैक्ड होता है, यहाँ पे लिखते हैं जो डेंसली पैक्ड एरिया होता है, डेंसली जो पैक्ड एरिया है, डेंसली पैक्ड एरिया, जहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव एरिया होते हैं, दीज आर ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव एरिया, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव एरिया, या फिर आप ये कह लें कि डार्कली स्टेन्ड एरिया, डार्कली स्टेन्ड एरिया जो होंगे उनको आप क्या नाम देंगे, उसको आप नाम देंगे हेट्रोक्रोमैटिन। और उसके बरक्स यूक्रोमैटिन जो होगा उसको आप नाम क्या देंगे, एक्टिव क्रोमैटिन या ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन, या फिर आप ये कह लें कि ये लाइट एरियाज होते हैं, ये क्या होते हैं, लाइट एरियाज होते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए सेंट्रोमेयर की बेस के ऊपर टाइप्स ऑलरेडी हो गई, कंपोजिशन की बात करते हैं। चलिए जिस साइड पर आते हैं, देखें अगर हम इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें कि जो क्रोमोसोम हैं वो बेसिकली किन चीज़ों से आप कह लें कि किस तरह से बनते हैं, कैसे उनकी स्ट्रक्चर जो है वो अरेंजमेंट होती है। तो सबसे पहले कंपोजिशन में हम लिखेंगे कि क्या होता है, इसमें हमें देखने को मिलेगा बेटा डीएनए और आपको देखने को क्या मिल जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब डीएनए और ये जो हिस्टोन प्रोटीन जो है ये आपको देखने को मिलेंगे। एक सेकंड मुझे फ्रेम चेक करने दें, हाँ फ्रेम में तो है। चलें, डीएनए और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ना बेटा, इसके मिलने से आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और वो जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम नाम देंगे सोलिनॉइड का, ठीक है ना। तो असल में ये देखें, सॉरी सोलिनॉइड नहीं बनेगा, न्यूक्लियोसोम। देखें इतना लंबा लेक्चर हो चुका है, अब चीज़ें जो हैं वो थोड़ी इस तरह से हो रही हैं। असल में बहुत सारी चीज़ें माइंड में एट अ टाइम चल रही हैं कि किस तरह से आपको चीज़ें जो हैं वो कंबाइंड करके करवानी है, कौन कौन सी हो गई हैं, कौन कौन सी रह गई हैं, तो इसलिए सारी चीज़ें ऐसे हो रही हैं। ये एक दो बार ऐसा हुआ है कि चीज़ें थोड़ी सी हुई हैं लेकिन कवर अप हो गई हैं। चलें खैर, तो डीएनए जो है वो किसके गिर्द लिपटा हुआ है, वो इस तरह से लिपटा होता है, किसके गिर्द, हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द, जिसकी वजह से हमें बीडेड लाइक अरेंजमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। और ये जो बीडेड लाइक अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी इस तरह से, ये आपको देखने को मिल जाएगी। और ये जो बीडेड लाइक अरेंजमेंट होगी इसी की बेस के ऊपर हम क्या नाम देंगे, हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज इसको नाम दे देंगे न्यूक्लियोसोम। क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोसोम। तो ये बेसिकली आपके पास कौन सी चीज़ आ चुकी है, न्यूक्लियोसोम आ चुका है। अब न्यूक्लियोसोम जो है उसमें हिस्टोन प्रोटीन तो हैं, लेकिन ये तकरीबन न्यूक्लियोसोम जो होता है वो 200 हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। हिस्टोन प्रोटीन की टाइप की बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन जो होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं, 4 टाइप्स की बेटा होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं, मेन जो होती हैं जो कि क्रोमोसोम्स को यानी कि डीएनए को अपने इर्द गिर्द लिपटने में, जो जिसके गिर्द डीएनए लिपटा होता है, ये वो 4 हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं जो कि न्यूक्लियोसोम बनाते हैं और जिसके इर्द गिर्द डीएनए लिपटा होता है। तो उसमें आ जाएगा H2A, फिर आएगा H2B, H3 और H4। सो 8 हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल ये 4 हैं, 8 हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल जिनके गिर्द 8 हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल जिनके गिर्द क्या चीज़ लिपटा हुआ होगा, डीएनए लिपटा हुआ होगा, उसको आप क्या नाम देंगे, आप उसको बेटा नाम दे देंगे न्यूक्लियोसोम का। तो ये इस तरह से देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इसके गिर्द आपको यहाँ पर बीडेड लाइक अरेंजमेंट के अंदर दानों की तरह, तस्बीह के दानों की तरह आपको इसके ऊपर क्या लिपटा हुआ देखने को मिलेगा, आपको डीएनए बेटा इस तरह से देखने को मिल जाएगा। सो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है।
ये ऐसे आपको कुछ देखने को मिलेंगे। ये आ गया न्यूक्लियोसोम। अब इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो डीएनए को लपेटना है उसके लिए एक और प्रोटीन चाहिए और उसको हम कहते हैं लिंकर प्रोटीन। क्या कहते हैं? लिंकर प्रोटीन का नाम देते हैं। अब ये लिंकर प्रोटीन क्या होती है? लिंकर प्रोटीन इज़ अ H1। जो H1 होता है ये हमारे पास क्या होती है? इट इज़ अ लिंकर प्रोटीन H1A। सो इट इज़ अ लिंकर प्रोटीन। ये लिंकर प्रोटीन क्या करती है? ये डीएनए जो होता है उसको अटैच करवाती है, किसके साथ? लिंक्ड करवाती है हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ। और आपको पता ही है कि ये एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है इनके बीच में, एक मैग्नेटिक इफेक्ट आप कह लें। उसकी रीज़न ये होती है कि जो डीएनए है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और उसके ऊपर प्रोटीन जो होती है वो बेसिक होती है। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ी भी है ये बेसिक प्रोटीन। और इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? इसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है 2 अमीनो एसिड की वजह से, आर्जिनिन और लाइसिन की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑपोजिट चार्ज की वजह से बहुत कम्पैक्टली पैक्ड हो जाते हैं। जब यहाँ पर ये आपके पास आ गया हिस्टोन प्रोटीन। अब ये एक हिस्टोन मॉलिक्यूल, दूसरा हिस्टोन मॉलिक्यूल, तीसरा हिस्टोन मॉलिक्यूल, चौथा, पांचवा, छठा, तो ये इस तरह से जब पैक्ड होते जाएंगे ना तो इनके पैक होने के नतीजे में ये हमें क्या बना देंगे? ये बना देंगे लूप। क्या आपको देखने को मिलेंगी? यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी बेटा लूप्स देखने को मिलेंगे। इनके पैक्ड होने से सोलिनॉइड के लूप्स देखने को मिलेंगे, यानी कि ये जो भी हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल मिलेंगे तो इनके मिलने से कौन से लूप्स देखने को मिलेंगे? सोलिनॉइड जो हैं वो लूप्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको बेटा सोलिनॉइड बेसिकली आपने पढ़ा भी होगा कि आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जो सेंटर से आपको खाली होती है और इस तरह से कवरिंग होती है। तो ये जो होता है ना ये इस तरह से ये कंबाइंड करते हैं और इसके नतीजे में आपको सोलिनॉइड जो होते हैं वो लूप्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर सोलिनॉइड लूप्स जो होते हैं वो मजीद कॉइल करते हैं और फोल्डिंग जो होती हैं वो कम्प्लेक्स हो जाती हैं। और उन फोल्डिंग के कम्प्लेक्स होने के बाद आपको बेटा बेसिकली देखने को मिलेगा क्रोमाटिन। और फिर क्रोमाटिन जो है उसके मिलने से मजीद कंडेंस्ड होने से आपको क्या देखने को मिलेगा? क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। सो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये क्रोमोसोम्स मिलेंगे, फिर क्रोमोसोम्स में हेटेरोक्रोमाटिन और यूक्रोमाटिन आ जाएंगे। क्लियर होगी बात? सो ये आ गया हमारा इस तरह से न्यूक्लियोलस से मुतल्लिक। अब एक आखिरी टॉपिक यहाँ से रहता है उसको भी कवर करते हैं और लेक्चर एंड करते हैं। और वो टॉपिक है हमारे पास दैट इज़ अ कैरियोटाइप। कैरियोटाइप में आपको बेटा मैंने बताया था कि ये असल में क्या होती है कि जो क्रोमोसोम्स की जो अरेंजमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? कैरियोटाइप। और कैरियोटाइप को स्टडी करने के लिए सबसे बेहतरीन जो फेस होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है मेटाबॉलिज्म। क्या नेम होता है? मेटाबॉलिज्म उसका नाम होता है। अब हम बेटा इधर कैरियोटाइप की अगर बात करें ना तो कैरियोटाइप में आपने एक चीज़ याद रखनी है। अब वो कौन सी चीज़ याद रखनी है कि कैरियोटाइप हमें ना बताती है क्रोमोसोम्स के अरेंजमेंट के बारे में। सपोज दैट मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपने तो देखा है कि क्रोमोसोम की ये वाली शेप देख रखी है, लेकिन असल में क्या असल में ऐसा होता है? नहीं, असल में क्रोमोसोम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट वे में होती है। अब सपोज डैट मैंने कैरियोटाइप लिखनी है फॉर द ह्यूमन मेल के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा? 46XY, दैट इज़ द कैरियोटाइप ऑफ द ह्यूमन मेल। फीमेल के लिए लिखनी है तो क्या लिखूंगा? 46XX, दैट इज़ द कैरियोटाइप फॉर द फीमेल। अब यहाँ पर एक सिंड्रोम की कैरियोटाइप कैसे लिखेंगे? देखें, क्राइड्यूचैट जो है वो एक सिंड्रोम है। क्राइड्यूचैट सिंड्रोम जो है उसमें पता क्या होता है? उसमें जो क्रोमोसोम नंबर 5 है, क्रोमोसोम नंबर 5, या ये याद रख लो, ये क्रोमोसोम नंबर जो 5 है उस क्रोमोसोम नंबर 5 का जो पी आर्म होता है वो मिसिंग हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर 5 का जो पी आर्म है वो मिसिंग हो गया। जब क्रोमोसोम नंबर 5 का जो पी आर्म है वो मिसिंग हो जाता है तो उस क्रोमोसोम नंबर 5 के पी आर्म के मिसिंग होने की वजह से हम उसको लिखेंगे कैसे? हम उसको लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 46 के बाद बेटा मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 5P। तो 5P का मतलब यहाँ पर 46 5P, यानी कि उसका क्रोमोसोम नंबर 5 का जो पी आर्म है वो क्या हो चुका है? यहाँ पर मिस हो चुका है। और उसके अगर हम क्रिटिकल जोन की बात करते हैं पी के यानी कि क्राइड्यूचैट के अगर हम क्रिटिकल जोन की बात करते हैं तो वो होता है 15.3। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? 46 उसके बाद 5P 15.3, इस तरह से आप लिख देंगे दैट इज़ द कैरियोटाइप ऑफ द क्राइड्यूचैट। इस तरह से आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 46 उसके बाद आप लिख सकते हैं 46 5P ब्रैकेट 15.3। तो इस तरह से ये दोनों मैंने आपको बता दें कि ये जो कैरियोटाइप है आप लिख सकते हैं। अब कैरियोटाइप की अगर हम मज़ीद टाइप की बात करें तो पहली आती है क्लासिकल टाइप। ठीक है, पहली कौन सी आएगी? क्लासिकल टाइप। और फिर हमारे पास आ जाएगी स्काई, उसको आप क्या कहेंगे?
स्काई। देखें, स्काई डज नॉट स्टैंड फॉर सूर्य कुमार यादव, ये मत समझिएगा, आजकल वो बड़े प्लेयर चर्चा में भी हैं। सो दैट स्टैंड्स फॉर द स्पेक्ट्रल कैरियोटाइप, स्पेक्ट्रल कैरियोटाइप। तो इन दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है उस चीज़ को ज़रा देखते हैं। देखें, क्लासिकल टाइप की अगर हम बात करें तो क्लासिकल टाइप में आपने याद रखना है कि यहाँ पर हम एक डाई इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ अ बेसिक डाई। क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम एक बेसिक डाई बेटा वहाँ पे यूज़ करेंगे और उस बेसिक डाई को नाम देंगे गाइसिमा डाई। सो ये डाई आप इस्तेमाल करेंगे और इस डाई की मदद से हम बेसिकली जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं इन द क्लासिकल कैरियोटाइप। उसके बाद स्काई की बात करें तो स्काई के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फ्लोरोफोर्स, फ्लोरोफोर्स यूज़ करेंगे। और फ्लोरोफोर्स जो होते हैं वो हम क्रोमोसोम्स के हर सेगमेंट्स पे डिफरेंट किस्म का अप्लाई कर देते हैं। जैसे हमें इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है ना, तो हम पता क्या करेंगे, हम फ्लोरोफोर लेंगे इस हिस्से पे डिफरेंट कलर का लगाएंगे, इस हिस्से पे डिफरेंट कलर का लगाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट लगाएंगे, डिफरेंट लगाएंगे, डिफरेंट लगाएंगे। फिर हमें पता चल जाएगा कि जो क्रोमोसोम है वो असल में उसकी शेप जो है वो आपको आया कि वो कुछ इस शेप के अंदर देखने को मिल रहा है, आया वो इस शेप में है, या फिर वो आया कि इस शेप के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो फ्लोरोफोर डाइज होती हैं वो सिर्फ आप कह लें कि चंदी होती हैं, वो ज़्यादा नहीं होती। तो इसी वजह से हमें क्रोमोसोम्स के जो रीजन्स होते हैं ना, तो क्रोमोसोम्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर एक ही तरह की जो डाई होती है वो कई बार यूज़ करना पड़ जाती है। ठीक है, और एंड में फाइनल एक आखिरी चीज़, लेक्चर एंड, दैट इज़ अ कैरियोग्राम। व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ कैरियोग्राम। कैरियोग्राम क्या है? असल में क्रोमोसोम्स की जो अरेंजमेंट है और क्रोमोसोम्स की जो एग्जैक्टली शेप है उसको बनाने को क्या नाम देंगे? कैरियोग्राम का नाम देते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ द न्यूक्लियस। होप सो ये लेक्चर जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग पे ही कहा था कि आप लोग इसको कोशिश करें कि एक ही बार में सुनिएगा और कम से कम 2 बार लेक्चर सुने और साथ में नोट्स रेडी लाजमी करिए। ठीक है, और इससे रेलिवेंट अगर किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन अगर कोई और जानकारी आपके पास होगी, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, आप उसको लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी और ऑर्गेनल के साथ, किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।